जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है ऑटोइम्यून डिजीज़, और उसके में आज हमारे पास जो ब्लड के अंदर ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, ब्लड से रिलेटेड ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, उस पर आज डिस्कस करेंगे कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अगर गलत डायरेक्शन में जाता है तो जिसको हम ऑटोइम्यून कहते हैं। और ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर बहुत सारी डिजीज़ मैंने डिस्कस की हैं जो पिछले लेक्चर्स हैं, लेकिन आज जो हम इसी सीरीज़ का एक हिस्सा है वो है ऑटोइम्यून ब्लड डिसऑर्डर्स, जिसमें हेमोलाइटिक एनीमिया है, जिसमें परनिसिस एनीमिया है, जिसमें ITP है। तो ये 3-4 जो है ना बहुत जो कॉमन है वो उसको हम आज डिस्कस करेंगे, और ये बड़ा हर लिहाज से बड़ा आम टॉपिक है। उससे पहले कि मैं टॉपिक पे जाऊं, मैं आज का अफरोज़म डिस्कस करूंगा, और आज का जो अफरोज़म है हमारे पास वो भी बड़ा आम है। पहले तो जो मैंने अफरोज़म डिस्कस किए हैं उसमें वो बात कर रहा था कि जो स्किन पे कोई चीज़ नमूद होती है तो आप उसको कोई लोकल चीज़ ना समझें, वो लोकल बीमारी ना समझें या कोई लोकल डिसऑर्डर ना समझें, बल्कि उसको बॉडी का इंटरनल ऑर्डर समझें। आज का जो अफरोज़म है मेरे पास, इसमें वो कह रहा है कि इन अमराज जो कि बहुत कम होते हैं में मुकम्मल शफा हासिल करने के लिए, जबकि हाथ कैफियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, तब इन अलामात के लिए जो अब भी बरकरार हैं और बीमारी की वो हालत जिसमें मरीज़ पहले मुब्तला था, एक मुनासिब एंटीसोरक इलाज करना चाहिए, जैसे कि मेरी किताब मुज़मन अमराज में बताया गया है। मज़ीद यह कि मुज़मन मकामी अमराज जो कि जिनसी नीयत के ना हों, इनमें सिर्फ अंदरूनी इलाज की ही ज़रूरत होती है। अब इसमें वो ये कह रहा है कि कोई एक एक्यूट डिजीज़ आ जाती है और आपने उसका इलाज किया और वो ठीक हो जाती है। अब जब दोबारा मरीज़ आपके पास आता है तो कुछ चीज़ें वो कहता है कि ये अभी बच गई हैं, तो जो बच गई हैं वो एक्यूट नहीं होंगी, वो पहले से कहीं मौजूद होंगी, और आप उसको कंसीडर करें कि ये इस बीमारी का हिस्सा नहीं थी बल्कि ये इस जिस्म में पहले से मौजूद थी। मसलन आपके पास कोई बंदा आया, उसने कहा जी मुझे बुखार हो गया, मेरे गले में दर्द हो गया, मुझे चोट लगी, तो आपने जब उसको इलाज किया तो दोबारा आया तो उसने कहा जी ये चीज़ें तो मेरी ठीक होगी, लेकिन ये चीज़ मेरी ठीक नहीं हुई। तो आप उस बीमारी का हिस्सा ना समझें उसको जिसका आपने इलाज कर लिया, बल्कि ये समझें कि ये पहले से मौजूद थी, लिहाजा मुझे उसका इलाज करना है। ये बात वो क्लियर कराना चाहिए। बाद दफ़ा पेशेंट आपको कंफ्यूज करता है कि जो डॉक्टर साहब आपने तो मेरा इलाज किया, अच्छा मेरी तो वो पुराने दर्द, मेरे जिस्म में दर्द होता था, मुझे थकन होती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे गुर्दे में दर्द है, वो तो नहीं ठीक हुआ। तो जब आपने दवाई देखनी होती है, जब आपने अपने पास नोट किया होता है तो वो तो कुछ और होता है, वो तो बुखार था 2-4 दिन से हो रहा था, या खांसी थी या कुछ था, तो आप तो कहते हैं ये तो आपका ठीक हो गया, कहते हैं नहीं जी मेरी ये तो नहीं ठीक हुई। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप उसको कंसीडर करें कि ये पहले से मौजूद थी। जब आप मज़ीद उस पर सवाल करें कि ये कब से थी आपकी, तो वो कहेगा नहीं ये तो मुझे 6 महीने। तो वो असल में पेशेंट ये होता अपना जो है ना वो कैश करवाना चाह रहा होता है कि मैं इसी डॉक्टर पे थोड़ा सा प्रेशराइज़ करूं, इसको क्लियर करूं कि नहीं यार ये तो मेरी पहले से जो बीमारी का डिस्कस नहीं करेगा, वो कहेगा यार ये तो रह गई है मेरी। तो उसके लिए डॉक्टर को जो है ना वो बड़ा चौकन्ना और अलर्ट होना चाहिए और समझ लाना चाहिए कि ये बीमारी चूँकि पुरानी है, तो उससे फिर री इन्वेस्टिगेट करें और उस पर प्रॉपरली वो कह रहा है कि एक मुनासिब एंटीसोरक दवा दें। बहुत सारी आपकी दवाइयाँ जो है 50-60 दवाइयाँ जो है ना वो एंटीसोरक हैं, जिसमें लाइकोपोडियम है, जिसमें सल्फ़र है, जिसमें कलकेरिया कार्ब है, सार सप्रेला है, बेशुमार ऐसी दवाइयाँ हैं। तो फिर कहता है कि उन दवाइयों से
जो एंटीसोरिक दवाइयाँ उनसे इलाज करें। जैसा कि मैंने उसकी एक बुक है जिसमें क्रॉनिक डिजीज़ भी डॉक्टर हनीमन ने लिखी है, तो कहता है उसको पढ़ें, इसमें आप मशवरा भी दे रहा आपको, तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। मज़ीद है कि मुज़मन मकामी अमराज जो कि जिनसी नोयत के ना हों, मज़ीद कहता है वो मुज़मन जो मकामी अमराज, ये बेसिकली वैसे कंटिन्यूटी उसी है। आप फिर कह रहे हैं मकामी अमराज, मुज़मन जो बहुत अरसे से रह रहे हैं, वो कहते हैं दाने नहीं ख़त्म हो रहे जी, आप कहते हैं ये स्किन पे हैं, वो कहता है जी मेरा स्किन पे कोई ज़ख़म हो जाता है, मेरे स्किन पे कोई ख़ारिश हो जाती है, तो ये उसको इसने कहा कि ये मुज़मन क्रॉनिक मकामी अमराज लोकल जो कि जिनसी नोयत के ना हो, मसलन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ना हो। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कौन से हैं? टीडी जो इसको कहते हैं, जो जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, इकोलाई है, ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एड्स है। तो वो कह रहा है कि जिनसी नीयत के ना हो, इनमें सिर्फ अंदरूनी इलाज, फिर भी वो कहता है जी फिर भी अंदरूनी इलाज ही करना है आपको कि क्रॉनिक। अब ये जो पीछे वो कह रहा था ना कि जो आपको लोकल नज़र आ रहा है अब, और वो आपके कोई चोट लग गई है, या वो कह रहा था कि इसको तो ना कंसीडर करें कि लेकिन कोई दाना आ गया, कोई खारिश आ गई, कोई ग्रोथ आ गई, तो वो कहता है इसको आप लोकल डिजीज़ के तौर या एक्सटर्नल डिजीज़ के तौर पे ना करें। ये पिछले 8-10 फ्रोज़न में ये चला आ रहा है। अब इसने एक और क्लैरिफिकेशन आपको दी है। वो क्लैरिफिकेशन ये है कि कोई बंदा आपके पास आता है, वो ठीक हो जाता है, और उसके बाद बाकी माना जो चीज़ें उसकी रह जाती हैं, और वो आप उस एक्यूट बीमारी का हिस्सा ना समझें, उसको समझें ये। और फिर वो ये कहता है कि कोई लोकल क्रॉनिक डिजीज़ आ जाती है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नहीं है, तो उसका भी इलाज जो है हम अंदरूनी ही करेंगे, उस पर भी कोई मरहम पट्टी हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, फर्ज करें जी अभी मुझे किसी ने कहा जी इन ग्रोइंग का इलाज है, मैंने कहा इन ग्रोइंग नेल का। अब इन ग्रोइंग नेल क्या है? मकामी डिजीज़ है कि नाखून जो है अंदर के रुख चला जाता है। तो इसमें भी जो दवाइयाँ काम करेंगी वो इंटरनली काम करेंगी। आप उसमें मरहम पट्टी कर दें, बाद लोग नाखून खिंचवा भी लेते हैं, फिर वो ग्रो कर जाते हैं, इन ग्रोइंग करेगा, तो नाखून अंदर के रुख ग्रो कर रहा है। बज़ाहिर ये लगता है कि ये लोकल बीमारी है। अब लोकल बीमारी ये भी तो आप कहते हैं जी मेरे अंगूठे में दर्द है, आप कहेंगे ये तो लोकल है, सूज गया है, तो वो तो यूरिक एसिड की वजह से होगा। अब किसी एक जोड़ में दर्द हो सकता है, तो रोमेटाइड आर्थराइटिस भी होता है, आप उसको लोकल तो ना कंसीडर करें ना, वो इंटरनल है। तो बात समझाने एक बड़ा मुसलसल इतनी बात, इतने ऐसे तरीके, इतनी बार डिफरेंट एंगल से कोई भी नहीं समझा सकता जितनी हनीमन समझा कि इतने इम्पॉर्टेंट वो इस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, इतनी अहमियत दे रहा है कि 8-10 अफरोज़ में अभी लगातार लगाया हुआ है समझाने की कोशिश में कि ये होता है ऐसा ना समझें, ये होता है ऐसा। अब वो ये कह रहा है कि कोई चीज़ उसको फल कर चोट ही लग गई थी, आपने उसका इलाज कर दिया, वो कहता है नहीं जी मुझे तो गुर्दे में भी दर्द हो रहा है, फलाना भी हो रहा है। तो उसका मतलब है ये उस बीमारी का हिस्सा नहीं था, ये पहले से मौजूद थी। और मकामी कोई भी लोकल क्रॉनिक डिजीज़ आती है तो उसको कहता है कि ये लोकल ना समझे, इसको इंटरनली इसका ट्रीट करें। चाहे जाए कि हम इंटरनल ट्रीट किसका करते हैं जी, वो सेक्सुअल ट्रांसमिटर जैसे जो मैज़मेटिक डिजीज़ हैं, जो एक क्रॉनिक मैज़मेटिक डिजीज़ है जिसे सोरा सिफिलिस साइकोसिस का उसका नाम दिया है। कहता है अगर वो नहीं है तो ये भी क्रॉनिक है, वो अगर नहीं है तो फिर भी ये क्रॉनिक है। ठीक हो गया जी। अब मेरे पास जो टॉपिक है वो, वैसे टॉपिक तो ये बहुत बड़ा है, इस पे कोई 8-10 लेक्चर बनते हैं, सच्ची जो बात है, जो एनीमिया का टॉपिक है। पहले ज़माने में लोगों का इलाज ही कमज़ोरी का करते थे। कोई बीमारी हो जाए यार इसको कमज़ोरी होगी, इसको जनाब शरबत पिलाएं, इसको खजूरें खिलाएं, इसको आयरन दें, इसको फलाद खिलाएं, यही कुछ करते थे। वो कहते थे कि सब बीमारियों का ये इलाज क्या है कि ये कमज़ोर हो गया है। कदीम ज़माने में यही इलाज होता था। और अब भी कोई बंदा गांव में इधर उधर बीमार होता है, कहते हैं यार इसको अंडे उबाल के दो, यार इसको यखनी बुलाओ, यार होने ठीक हो जाती, यही कहते हैं ना, इसकी ग्लूकोज दो, इसको कुछ ना खजूरें खिलाओ, कुछ करो, वो समझे कमज़ोरी ठीक होगी तो बीमारी ख़त्म होगी। बेसिकली वाइटल
ये भी कंसेप्ट ठीक है कि वाइटलिटी वीक हो गया तो बंदा बीमार होता है, लेकिन एक ज़माने से ये चला आ रहा है जिसको हनीमन ने कहा कि ये वाइटल फोर्स की वीकनेस है। जो है ना, कमी है इंसान के अंदर। काशीराम लिखता है हरारत अजीज़ी की कमी है, वाइटल एनर्जी की कमी है। तो लोग कहते थे यार इसको कोई जरा खिलाओ यार, कुछ ना कुछ खिलाओ, इसमें कोई गोश्त खिलाओ, कोई कलेजी खिला रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई सूप पिला रहा है, ऐसे ही करते हैं ना, हैं? क्या करते हैं? हाँ, कबूतर दोस्त फलाना करो, गर्म चीज़ें खिलाओ, शरबत पिलाओ, फलाना पिलाओ। तो ये कंसेप्ट था, और ये कंसेप्ट साइंटिफिकली हनीमन ने कहा कि ये वाइटल फोर्स की वीकनेस है। तो अनीमिया इट्स अ बिग सब्जेक्ट कि कमज़ोरी है, वीकनेस है, किसकी है? ब्लड की। आपके ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, और WBC है जो आपका डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो हमारा ऑटोइम्यून डिजीज़ से रिलेटेड है, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो आपका उसके अंदर और बहुत सारी फेसेस हैं, एलर्जी की रिएक्शन है, बेशुमार चीज़ें हैं जो एक ब्लड, पाँच लोग सिर्फ ब्लड की पिक्चर देख के बंदे का इलाज करते हैं। और कॉमन प्रैक्टिस है ऑल ओवर दी वर्ल्ड कि जब कोई मरीज़ आता है तो क्या करते हैं, फट डॉक्टर लिखता है, ओ जी जाओ ब्लड CP कराओ जी। 2 टेस्ट आमतौर पर कराए जाते हैं फौरी तौर पे, एक ब्लड का और एक पेशाब टेस्ट करो जी, कि पेशाब में कोई चीज़ तो नहीं जा रही, या ब्लड की जो कंपोजिशन है उसमें कहीं डिरेंजमेंट नहीं आ गई। यही होता है ना फौरी तौर। जब भी किसी डॉक्टर के पास, GP के पास, किसी के पास आप जाएंगे तो वो आपका फ़ौरन पहला टेस्ट यही देगा। तो उसमें क्या देख रहा होता है कि ब्लड की जो कंपोजिशन है, WBC क्या कम हो गए हैं, क्या WBC ज़्यादा हो गए हैं, HB लेवल कम हो गया, क्या ज़्यादा हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गए, क्या ज़्यादा हो गए, तो उससे ज़्यादातर असेसमेंट की जाती है। तो अनीमिया बेसिकली हमारा जिसको RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल, जिसमें को हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये बेसिकली इसकी कमी जब हो जाती है तो उसको एनीमिया कहते हैं। वो उसकी डेफिनेशन भी एक लिखी होगी। तो ये समझें कि जब लफ्ज़ एनीमिया यूज़ होता है, AN का मतलब है एब्सेंट, एनीमिया मीन ब्लड, तो ब्लड की एब्सेंट, कमी। तो ये ध्यान में रखें कि ये एक बहुत बड़ी टर्म है, ये बहुत बड़ी एक सब्जेक्ट है एनीमिया का। और वाकई जब एनीमिया हो जाता है तो इंसान वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है उसको, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसका फंक्शन ये है कि वो फेफड़ों से ब्लड जो है जब ऑक्सीजन लेता है तो वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और ऑक्सीजन जो है वो आपकी ज़िंदगी है। ठीक है ना। अनीमिया इज अ कंडीशन दैट डेवलप व्हेन योर ब्लड प्रोड्यूस अ लोअर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल। इफ यू हैव अनीमिया योर बॉडी डज नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड, द लैक ऑफ ऑक्सीजन कैन मेक यू फील टायर्ड और वीक। जब ऑक्सीजन वो सांस नहीं लेगा, जब आपको देखें ना ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी, अक्सर लोग कहते हैं जी मुझे सांस का प्रॉब्लम है, तो हम फेफड़ों के पीछे पड़ जाते हैं, हम एलर्जी के पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, ब्लड CP कराने से फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि यार इसका तो HB लेवल ही नीचे है, तो आप गलत ट्रीटमेंट उसका शुरू कर देंगे जी, आपका सांस की उसकी इलाज शुरू कर दें। भाई सांस की बीमारी उसको किस वजह से है, उसको किस वजह से है कि वो उसके तो हीमोग्लोबिन लेवल ही नीचे है, ऑक्सीजन ही बॉडी में पूरी नहीं जा रही, तो उसको सांस तो खराब होगा। तो ब्लड CP कराने का फ़ौरन मकसद यही होता है कि आपको कुछ चीज़ें फ़ौरन पता चल जाए। फर्ज करें जिसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो प्लेटलेट्स नीचे आए होंगे,
और इसलिए अगर WBC बढ़े हैं तो इसका मतलब कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है इसके। तो इसलिए फ़ौरन डॉक्टर ये लिखता है कि आप ब्लड, इंटरनेशनली ये प्रैक्टिस है कि ब्लड CP करवाएं। तो ब्लड CP में 3-4 चीज़ें आपको फ़ौरन पता चल जाएंगी, तो आप फ़ौरन उस तरफ चले जाएंगे ना। आप सांस का इलाज नहीं करेंगे, या आप ये नहीं करेंगे जी अब इसको ब्लीडिंग हो रही है तो किस वजह से हो रही है, उसकी तरफ हमने जाना है। तो बेसिकली एनीमिया जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देंगे। और हमारे जो रिलेटिव जो हमारे टॉपिक्स हैं वो ये हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ दी जो ब्लड है, वो तो है हेमोलाइटिक एनीमिया है, पर्निसिस एनीमिया है, और IDDP है जिसमें आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो 3 चीज़ों को तो हम डिस्कस करेंगे उनका, लेकिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम ये देखना चाहते हैं कि बाकी ये ना एनीमिया के और क्या मसले हैं, एनीमिया और किस वजह से हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर जितनी होम्योपैथी के पास मेडिसिन है एनीमिया की, दुनिया की किसी साइंस के पास नहीं है भाई, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और कुछ दवाइयों की मैं पिक्चर आपको दूंगा, आप पढ़ के हैरान होंगे कि यार ये इस दवाई के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं, ये भी एनीमिया की दवाई है। इस दवाई के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं, ये भी एनीमिया की दवाई है। और ऐसी ऐसी ड्रग पिक्चर्स हैं कि आपको देख के लगेगा हाँ ये तो हेमोलाइटिक एनीमिया है, और ये इसकी पिक्चर ये है तो इसकी भी पिक्चर यही है। और आपको जब हेमोलाइटिक एनीमिया का बात सुनते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो कोई मुश्किल सा लफ्ज़ है, इसके बारे में कहते। जब आप दवाई पढ़ेंगे, हेमोलाइटिक एनीमिया आपने पढ़ा होगा, जब आप मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे उसमें उठा के वो दवाई देखेंगे तो कहेंगे यार तो मसला ही कोई नहीं। और दुनिया में देखें कितना मुश्किल काम है ऑटोइम्यून डिजीज़ को ठीक करना। और आपके पास तो मैं अभी कोई मेरे ख्याल में 25-30 दवाइयाँ लिखी हैं, लेकिन मेरा 100 दवाई और भी होगी जो मैंने यहाँ नहीं लिखी। मैंने सिर्फ गाइडेंस के लिए लिखी है, मैंने दवाइयाँ लिखी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया देखते हैं कि एनीमिया में और क्या क्या होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया में है कि एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है कि क्या एटियोलॉजी है इसकी, क्या कॉजेटिव ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो एनीमिया हो जाता है। वो कहता है इम्पेयर्ड RBC प्रोडक्शन, कि रेड ब्लड सेल बन ही नहीं रहा। आप जब एनीमिया के तरफ जाएंगे तो क्या सोचेंगे, एटियोलॉजी क्या है इसकी, असबाब क्या कीजिए, वो तो रेड ब्लड सेल बन ही नहीं रहा। एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन है, बन तो रहा है लेकिन टूट रहा है। बन रहा है लेकिन टूट रहा है। अब क्यों टूट रहा है तो ये फिर अगली लंबी। फिर एक और वजह ये एटियोलॉजी हो सकती है कि उसको ब्लड लॉस हो रहा है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसको पाइल्स है, उसकी इंजरी हो गई है, उसको ट्यूमर फट गया है। सो मैनी कॉजेज ऑफ द ब्लीडिंग किसी वजह से भी हो सकती है। वो ब्लीडिंग मतलब मैं ये देख रहे हैं कि ब्लड लॉस हो रहा है, कि मतलब कहीं ब्लड ज़ाया हो रहा है, हेमरेज हो रहा है। तो इटियोलॉजिकली कि या तो वो बन नहीं रहा, अगर बन रहा है तो वो टूट रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। डिस्ट्रॉय क्यों नहीं है उस पर हम गौर करेंगे, बन क्यों नहीं रहा उस पर गौर करना है, और ज़ाया हो रहा है तो उस ज़ाया होने को रोकना है। तो हम ये तो नहीं ना कि जो भी उठा के कुछ 200 दवाई 300 दवाई है एनीमिया की, आप उठा के उसको दे दें। तो पहले ध्यान में रखें कि ब्लड बन नहीं रहा, दूसरी है कि बन तो रहा है जी लेकिन ज़ाया हो रहा है। तीसरी यह है कि ब्लड बन भी रहा है, टूट भी नहीं रहा है और ज़ाया हो रहा है। पहली यह है कि बन नहीं रहा, दूसरी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, उसमें टूट फूट हो रही है, और दूसरी लॉस हो रहा है। तो हम इस कॉजेटिव फैक्टर्स को एड्रेस करके इसको ठीक करेंगे, और हर कॉजेटिव फैक्टर के लिए आपके पास दवाई है जिसको मैं आगे जाके डिटेल डिस्कस करूँ। लेकिन आपने जहन में बिठा लेना है कि जब आपके पास एनीमिया का मरीज आएगा तो आपने ये 3 चीज़ें तो पहले देखनी है कि यार इसका मतलब है ब्लड देखो बन रहा है, अच्छा नहीं बन रहा, बोन मैरो करा लो, ब्लड CP कराएंगे, फिर देखेंगे बन तो रहा है जी लेकिन कोई डिस्ट्रैक्शन हो रही है, टूट फूट हो रही है, वो क्यों हो रही है उसको देखते हैं। फिर यार वो कहता है मुझे तो पाइल है, मेरे पेशाब में ब्लड आ रहा है, मुझे चोट लगी है, मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही,
कोई ट्यूमर है, कोई मेलेग्जेंसी है, कुछ तो उसको सॉर्ट आउट करना होगा आपको कि वो क्या वजह है। मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफिकेशन भी है कि आप मॉर्फोलॉजिकली के उस ब्लड की पिक्चर्स को देख के आप ये साइंटिफिकली देखें कि इसकी मॉर्फोलॉजी मीन्स कि उसके स्ट्रक्चर में क्या ऐसी कोई तब्दीली है, सेल भी बन रहे हैं और मौजूद भी हैं, तो उसकी क्या मॉर्फोलॉजी हो सकती है। वो कहता है जी 2-3 किस्म की मॉर्फोलॉजी हो सकती है। एक हो सकता है कि मैक्रो सेल है और मैक्रो का मीन क्या है, बड़ा सेल मौजूद है, साइज बड़ा हो गया। जब साइज बड़ा हो गया तो क्या होगा, उसका काम फंक्शन से ही नहीं करेगा। साइज भी बड़ा हो गया, नंबर ऑफ सेल्स भी कम है, तो ये क्या होगा, मैक्रो। आपको बड़े मजे की बताएं, और आप एक दवाई अब देखेंगे ना हमारी नेट्रोम्योर है। नेट्रोम्योर का जब प्रोसेस होता है ना, डिरेंज हो जाता है, तो क्या होता है, बाद दफ़ा सेल के अंदर फ्लूइड कम हो जाता है तो सेल छोटा हो जाता है, और बाद दफ़ा सेल के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तो सेल बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। आज भी हमारे पास एक केस था ल्यूकीमिया का। हमारे दोस्त हैं वो हरिपुर से, डॉक्टर फयाज साहब के रेफरेंस से आया हुआ था। उसको ल्यूकीमिया था और उसके प्लेटलेट्स भी गिरे हुए थे, उसका HB भी गिरा हुआ था, और उसका वो जो है WBC भी बड़े हाई रेट के थे। तो मैंने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली कॉजेटिव फैक्टर पे मियाज़मेटिक दवाई लिया, हमने उसको नेट्रोम्योर दी और एक सनोथिस दी, सिर्फ नेट्रोम्योर दी और सनोथिस दी। तो वो केस आज बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में था। ठीक है, तो इसलिए कि जब आप कॉजेटिव फैक्टर को देख, बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था, ब्लड सेल्स खत्म हो गए थे, प्लेटलेट्स 8-10 हज़ार थे, वो 1.5 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से ऊपर चले गए, सारी चीज़ें एब्सोल्यूट नॉर्मल होगी। और दवाई कौन, अब नेट्रोम्योर को आप अगर समझ लें, नेट्रोम्योर को साइंटिफिकली भी समझ लें, नेट्रोम्योर को वैसे भी आप वो कहते हैं ना, इस तरह भी समझ लें, साइंस सिम्टम पे भी आप समझ लें कि नेट्रोम क्या करता है। पानी, जहाँ पानी का कैरियर है, ऑस्मोसिस प्रोसेस है, इसका मतलब सेल के अगर नमक की कमी है तो सेल के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, सेल छोटा हो जाएगा, अगर उसमें ज़्यादती है तो सेल बड़ा हो जाएगा। ये मैक्रो माइक्रो आपको वहाँ नज़र आएगा। और मेरे पास पीछे भी एक खातून आई और वो कोई 8-9 महीने से उसके प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहे थे और उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम भी था। तो मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली तो मैंने कहा, क्योंकि प्लेटलेट्स नहीं बन रहे थे, तो ये जहन में रखें कि मलेरिया की कॉम्प्लिकेशन है एनीमिया। मलेरिया की कॉम्प्लिकेशन, मैंने उनका चीज़ मेरे बचपन में बड़ा मलेरिया हो रहा, आप देखें 50-60 साल पहले मलेरिया होता रहा और वो आगे रिजल्ट अब निकला है, ट्रिगर हुआ किसी दवाई से हो गया। तो मैंने सिम्टम ली, मलेरिया दी, और उसको भी मैंने नेट्रोम्योर दी क्योंकि उसको गर्मी ज़्यादा लग रही थी, प्यास ज़्यादा थी, तो मैंने मलेरिया और नेट्रोम्योर दी। तो वो अगली दफ़ा 1 लाख से ऊपर थे प्लेटलेट्स विद इन 2 वीक्स। तो दवाई को आप समझें, इस चीज़ को समझें। अब मैक्रो माइक्रो, अब ये जो दवाइयाँ देखेंगे आपको कितना मज़ा आएगा। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि इस तरह से आप अनीमिया को अगर समझ लेते हैं, छोड़ दें यार बाकी बीमारियों को परे रखें, आप बार बोर्ड लगा लें मैं अनीमिया का इलाज करता हूँ, तो लाइन ही नहीं टूटेगी भाई। लेकिन अनीमिया को पहले समझे तो सही ना। तो हमने क्या कहा कि बन नहीं रहा क्लासिफिकेशन। अब ये उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, क्या कर रहा है वो, मैक्रो सेल बड़ा हो रहा है, नंबर ऑफ सेल भी कम, सेल बड़ा हो रहा है, उसकी एफिकेसी में फर्क आ जाएगा। सेल छोटा हो रहा है, माइक्रो हो रहा है, जिसको कहते हैं माइक्रो हाइपोक्रोमिक अनीमिया। सेल साइज छोटा कर गया, छोटा कर गया तो फंक्शन उसका नहीं होगा। दूसरा वो ये कहता है कि नॉर्मल क्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के सेल तो नॉर्मल है, ना छोटा है ना बड़ा है, लेकिन तादाद ही उसकी कम है। इसको क्या कहेंगे, नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया।
अब मॉर्फोलॉजी जब आप देखेंगे तो मॉर्फोलॉजिकली स्टडी जब आप करेंगे तो उधर तो कॉजेटिव फैक्टर आ गए, एक उसको स्ट्रक्चर को आप देख लेंगे कि यार ये क्या मसला है। मैन डिवीजन आपने समझ ली, आगे चलते हैं। वो कहता है रेटिकुलोसाइटिक इंडेक्स क्या है? हाइपो प्रोफ्रेटिव एनीमिया। हाइपो का क्या मतलब है? लो, कि लो। हाइपो का क्या मतलब है? लो। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि ये हाइपो में ये डिजीजेज आ जाएंगी, इसका वही जो माइक्रो जिसको हम कहते हैं। हाइपो का मतलब वो कि इसके सेल की तादाद तो होगी लेकिन इसके सेल का साइज कम होगा। अब इसमें कौन सी डिजीजेज आएंगी? इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ गया कि इसका आयरन ही नहीं बन रहा। अब इसमें थैलासीमिया आ गया। मजीद वो जो हमने 2-3 क्लासिफिकेशन की थी ना, उसकी आगे डिटेल, जैसे हमने कहा था माइक्रो है, नॉर्मो है, मैक्रो है, यही कहा था ना। अब इसकी मजीद डिटेल आपको हम दे रहे हैं कि बीमारियां कौन सी हो सकती हैं इसमें। जब आपके पास मरीज आएगा वो कहता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सर जी, तो आप ये समझ लें कि ये क्या माइक्रो है। फिर वो कह रहे थे थैलासीमिया है, इसका मतलब है थैलासीमिया है, ये माइक्रो भी है और ये प्रोडक्शन भी नहीं हो रही पीछे बोन मैरो से, यही बात है ना। फिर एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन है कि कोई ऐसी इन्फ्लेमेशन है, बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है जो इसको इस पे लेके जा रहा है माइक्रोसिस में, आपने उसको सॉर्ट आउट करना। साइड्रोब्लास्टिक है एनीमिया है कि कोई सेल जो है वो ब्लास्ट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, उसको आपने कर सकते। लेड पॉइजनिंग है। लेड पॉइजनिंग जब आपको मैं प्लम्बोमेट पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा कि व्हाट इज द लेड पॉइजनिंग। अब सफेदी करने वाला बंदा है, लेड में काम करने वाला बंदा है, तो उसको जब आप प्लम्बोमेट को पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा कि यार ये तो कमाल ही हो गया। तो लेड पॉइजनिंग से क्या होता है, वो मैं प्रोसेस आपको वहाँ होता ये है कि ये जो हमारा प्रोसेस होता है इसको अभी मैंने बड़ा डिटेल हमने इसको डिस्कस कर किया कि वो प्रोसेस है जिसमें आपका जो ब्लड है वो जब फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन लेता है, उस लेड पॉइजनिंग ये होती है कि उसके अंदर इंटरफेयर कर देता है और उसको ऑक्सीजन ही नहीं लेने देता। उसको ऑक्सीजन नहीं लेने देगा तो वहां डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। फिर उस डिस्ट्रैक्शन से क्या होगा, आरबीसी टूटेंगे, ऑक्सीजन उसके पास पूरी नहीं होगी, फिर क्या होगा, नीमिया भी होगा, साथ जरकान भी हो जाएगा। मजे की साइंस है ना। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सिमिलर। जैसी डिजीज है ऐसी दवाई ढूंढो, जैसी डिजीज है ऐसी दवाई ढूंढो। जैसे मैंने कहा ये माइक्रो पे तो आपको पहली दवाई की तरफ जाना चाहिए कि कहीं यार ये नेट्रोम्योर का केस तो नहीं है, क्योंकि पानी कम होगा, ज्यादा होगा तो सेल नीचे तो छोटा तो बड़ा हो जाएगा। मैक्रो मैक्रो दोनों में नेट्रोम्योर आ जाते। अब इधर वो कहता है कि सेल तो नॉर्मल था जब हमने कहा, लेकिन इसकी मिकदार कम थी, तादाद नंबर ऑफ सेल कम हो। तो वो क्या, एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई इसी वजह से कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई चोट लग गई है कुछ, तो सेल जो आपका नॉर्मल है लेकिन तादाद कम है। एक वजह ये है, वो कहता है ये रीनल फेलियर में भी होता है। और मजा आ गया होगा आपको।
जब आप उसकी मार्फोलॉजी देखते हैं, वो कहता है जी साइज ठीक है, तादाद कम होगी, तो फिर क्या है, ये रीनल फेलियर है और वो मैरो फेलियर है। जो गुर्दे के मरीज होते हैं, ये जहन में रखें, जिनके जिनके क्रिएटिनिन यूरिया इंक्रीज होता है, जिसको रीनल फेलियर कहते हैं, उनके में अंदर खून की कमी होती है। आप उसको खून की कमी की दवाइयां देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसके गुर्दे का दुरुस्त इलाज नहीं करेंगे। तो अनीमिया इज अ बिग डिफरेंस। अगर मैं सारे लेक्चर शुरू कर दूं ना अनीमिया पे, लेकिन मैं आपको जस्ट एक कंपेरिजन इसलिए मेरा देना फर्ज बनता था कि आप ये ना होगे ना मेलाटे के पीछे ही पड़े रहें। वो और तरह का काम होगा, वो मैं आपको आगे जाके आपको समझाऊंगा, उसकी दवाइयां बदल जाएंगी, वो सारा कुछ और हो जाएगा। लेकिन आपको पता तो क्लासिफिकेशन आपके जहन में होनी चाहिए यार। ब्लड की कमी है तो किस किस वजह से हो सकती है? आयरन डेफिशिएंसी है, थैलेसीमिया है, इन्फ्लेमेशन है, सिडोब्लास्टिक एनीमिया है, लेड पॉइजनिंग है। और ये मैं आपको बताऊं, दुनिया की किसी सांस पे इस हर चीज पे कोई दवाई नहीं है, सिर्फ आपके पास है। हो गया जी ठीक। अब ये जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, जिसमें तादाद भी कम है और सेल का साइज बड़ा है, ये क्या कहता है? B12 डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी है। अच्छा, बी सेल डेफिशिएंसी क्या है? आपका विटामिन बी, ये जो है ना, ये बेसिकली खून के बनाने में इसका भी रोल है। ये स्टोमक से एक केमिकल लेगा और फिर ये विटामिन डी उसके साथ प्रोसेस करेगा, तो ये फिर जो है ना ब्लड बनेगा। तो इसका मैकेनिज्म में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपके जहन में ये हो कि यार ये माइक्रो जो है सेल का, मैंने देखा वो साइज बड़ा लिख रहा है, तो ये कौन सी बीमारियां हो सकती हैं भाई? ये वो कहता है कि विटामिन B12 को भी आप टेस्ट करवाएं ना जरा, कि कहीं विटामिन B12 भी उसका कम है। तो अनीमिया तो उसकी वजह से कहानी बदल गई, कहानी और हो गई। वो कहता है कि अल्कोहलिक लिवर है, एक बंदा शराबी है, उसका लिवर खराब हो गया, उसको अनीमिया हो गया है। तो फिर हम उसके जो आपके पास बेशुमार दवाइयां हैं जो अल्कोहल के अब्यूज को ठीक करती हैं, बेशुमार दवाइयां, जैसे नक्सवामिका है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरस है, बेशुमार दवाइयों की एक लिस्ट है। आप उसमें जाके इसका इलाज करेंगे। अब वो कहता है माइलॉइड डिस्प्लेसिया है, कि ये एक मैलिग्नेंसी टाइप कंडीशन है कि सेल इसमें टूट रहा है, उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। अब वो एक और वो कहता है हाइपर प्रोफिलैक्टिक एनीमिया है, प्रोफिलेट, तेजी से सेल बन रहा है, सेल हाइपर हो गया, उसके अंदर इमोलोसिस होता है, फिर तेजी से सेल बन रहा है, वो फिर इम्यून डिस्ट्रक्शन है। इसमें आपका ये आएगा जो आज का हमारा टॉपिक है, कि इम्यून सिस्टम की वजह से सेल टूट रहे हैं। ठीक है ना जी? इसके में जेनेटिक कंडीशंस भी होंगी, कि कोई खानदानी मामला चला आ रहा है जिसकी वजह से सेल जो है हाइपर हो रहा है और टूट रहा है, हाइपर हो रहा है तो टूट रहा है। आप समझ आ रही है? अब रेड सेल इंजाइमोपैथी और मेम्ब्रेनोपैथी कि जो एंजाइम बहुत सारे हैं जो रेड सेल को सपोर्ट करते हैं, क्या वो नहीं सपोर्ट करें? फिर वो ये कहता है थ्रोम्बोटिक माइक्रोगियोपैथी, कि जो थ्रोम्बोटिक को आपको पता है ना, कि थ्रोम्बोसिस से थ्रोम्बोटिक, कि कहीं क्लोटिंग फैक्टर में कहीं वो तब्दीली आ रही है, तो उसकी वजह से आपका एनीमिया हो रहा है। ड्रग टॉक्सिन्स, कोई मरीज आपका कोई कीमोथेरापी ले रहा है, मरीज आपका कोई कोई और दवाई खा रहा है,
कोई टॉक्सिक दवाई खा रहे हैं, जिसकी वजह से लिहाजा आपने ड्रग्स की तरफ जाना है। ट्रॉमा हो गया है, इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, इंटेस्टाइन ब्लीडिंग हो जाती है, कोई ट्रॉमा बॉडी के साथ आ जाता है, तो उसकी वजह से एनीमिया होता है। हार्ट वेल्व्स के अंदर ट्रॉमा, मैकेनिक हार्ट वेल्व्स, हार्ट जो मैकेनिक क्या होता है, जो हार्ट के वाल्व उन्होंने ले डाले हैं, किसी के हार्ट के वाल्व इन्होंने नए डाले हैं, कोई देखो ना हिस्ट्री पता करो कि यार इसके वाल्व तो नहीं चेंज हुए, वाल्व चेंज हो गए तो वो लीकेज कर रहा है वहां से, तो वो भी एनीमिया है। तो आपको उसको एड्रेस करना होगा। तो एक्यूट ब्लड लॉस, किसी की नक्सीर फूट जाती है, किसी को हेमरेज हो जाता है, किसी को पाइल्स हो जाती है, दिस इज द एक्यूट ब्लड लॉस, चोट लग जाती है। तो इस चार्ट से ये एनीमिया आपको मिले। लेकिन अब मेरा टॉपिक जो है ना वो बीच में से थोड़ा सा है, कभी मौका मिला, वैसे मैंने एक दफ़ा एनीमिया हमने किया हुआ, लेकिन मौका मिला तो मैं एक एक को करके भी आपको, चूँकि मेरा टॉपिक से मैं हट जाऊंगा, लेकिन मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस मेरा देना फ़र्ज बनता था कि आपके पास एनीमिया आएगा तो आपने जो अपना मेरा टॉपिक है उसमें से उसको कैसे निकाला। लेकिन आपके पास ये चार्ट होना चाहिए, आपको 2-4 दफ़ा इसको पढ़ना चाहिए, आपको आसानी से मेमोराइज हो जाएगा कि मेरे पास जो मरीज आया वो किस कंडीशन का। हाँ जी, आगे चलते हैं। ये फिर वही एक्सरसाइज है, स्लाइड में रेपिटेशन है, आगे चलते हैं। ये फिर वही आयरन डेफिशिएंसी दे रहा, देखे ना, ऑटोम्यून अप टू सारा वही इसको रिपीट कर रहा है। बेसिकली वो असल चार्ट जो था वही था, लेकिन चूंकि लोगों को होता है कि बाद इस तरह एंगल से समझाएं, उस एंगल से। आगे चले जो टॉपिक पे आते हैं। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, ITP भी इसको कहते हैं। बाद दफा लोग कहते हैं मुझे ITP है जी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक एनीमिया, परपरा। परपरा उसको इसलिए कहते हैं कि वो हम आपको पिक्चर दिखाएंगे, वो स्किन पे यूं डॉट डॉट बन जाते हैं नीले से डॉट से। द autoimmune disorder in which a person blood doesn't clot properly because the immune system destroys the blood clotting platelets. The cause of ITP is not known. वो कहता है हमें नहीं पता, but it is due to an immune system error that may be triggered by the viral infection. बात समझ आइए, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ। अब इसमें एक और भी आता है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसको कहते हैं जो हीमोफीलिया होता है, जिसमें फैक्टर 8 इन्वॉल्व होता है, जिनके ब्लड नहीं रुकते। इनमें बेसिकली जाके ना ब्लीडिंग नहीं रुकेगी ITP में। वो काज है हीमोफीलिया, वो कॉज है किसका, फैक्टर 8 का कॉज है कि वो नहीं बन रहा होता, लिहाजा। और हमने बेशुमार, अभी भी मेरे पास पिछले हफ्ते 2 केसेस है बिल्कुल ठीक हो गए हैं हीमोफीलिया के। ये मैं वैसे तो बहुत आते हैं, लेकिन मैं अभी रिसेंटली इस हफ्ते की बात बताता हूँ। तो ये जब आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा तो कंपैरेटिवली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा तो ये टॉपिक है ना, तो ये साथ आपने वो भी देखना है कि कहीं हीमोफीलिया तो नहीं है। तो इसमें क्या होगा, हीमोफीलिया में एब्सेंस ऑफ या कमी होगी फैक्टर 8 की। इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स होगा। आगे जी समझ, आगे चलते। मसलन प्लेटलेट्स बहुत सारी डिजीजेज में, आप जैसे आजकल डेंगू फैला होता है, दर प्लेटलेट्स नीचे आ रहे होते हैं, वो इन्फेक्शन का जिक्र कर रहा है ना, जो प्लेटलेट्स नीचे गिर गए इन्फेक्शन की किसी वजह से ट्रिगर हुआ। अब होता क्या है, फर्ज करें जी डेंगू हो गया, फर्ज करें जी मलेरिया हो गया,
तो जब इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक्टिवेट हुआ, उसने क्या किया कि अपने रेड, अब जो डेंगू तो डायरेक्ट अटैक करता है ना, उस पर खुद अटैक करता है, डेंगू का वायरस अटैक करता है प्लेटलेट्स पे, लेकिन हमें यह समझना है कि हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करेगा प्लेटलेट्स पे, डेंगू से डिफरेंट हो जाएगा। डेंगू खुद अटैक कर रहा है, लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने अपने प्लेटलेट्स को मारना शुरू कर दिया। डेंगू जो है वायरस ही अटैक करेगा खुद, वो हमारा इम्यून सिस्टम नहीं करेगा, वो वायरस खुद अटैक करता है और प्लेटलेट्स को, जहां थोड़ा सा फर्क है। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, a bleeding disorder involving the low number of platelets in the blood leading to an increased tendency to bleed and bruise। ठीक हो गया जी, कि उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड आना शुरू हो जाएगा, उस पर दाग पड़ने शुरू हो जाएंगे, ब्रूज पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो डिफरेंशियल क्या है कि किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से इम्यून से, कोई वायरल इन्फेक्शन डायरेक्ट, जैसे डेंगू डायरेक्ट प्लेटलेट्स पे अटैक करता है, लेकिन वो ऑटोइम्यून नहीं है। जैसे हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर ना बनने वजह से ब्लीड करता है, वो और मसला आ गया, वो फैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में फॉल्ट है। ये वायरल खुद डायरेक्ट डेंगू वाला कर रहा है। अब यहां हमारा जो मामला है जिसको आज हम डिस्कस करें, ये मामला और है। ये मामला है कि आपका इम्यून सिस्टम किसी भी वायरस के खिलाफ एक्टिवेट हुआ, किसी भी इंफेक्शन के खिलाफ एक्टिवेट हुआ और उसने गलत शनाख्त करके प्लेटलेट्स को मारना शुरू कर दिया। समझ आ गई? क्लैरिफिकेशन। आगे चलते हैं। अब ये दिस इज द नॉर्मल ब्लड वेसल्स, ठीक है जी। अब यहां क्या होगा, चोट लग गई, इंजरी होगी ब्लड वेसल के अंदर, ये देखा ना जी, चोट है, ब्लड बाहर आ गया। अब क्या हुआ कि यहाँ प्लेटलेट्स रश करेंगे, यहाँ पे ये जा रहे हैं इसको प्लग करने के लिए, बंद करने के लिए। ठीक हो गया जी। अब वो कहते हैं, ये देखेंगे, अब उसने इसको बंद कर दिया, ब्लड बाहर जाना कम हो गया। यहाँ देखें बड़ी स्पीड से जा रहा था, अब प्लेटलेट्स रश किया उन्होंने, यहाँ पहुंच गए, क्या हो गया, बंद हो गया। ये प्रॉपर क्लॉट हो गया। प्लेटलेट्स का रोल आपने समझ लिया। जब प्लेटलेट्स आपके कम होंगे तो यहाँ ब्लीड जब शुरू होगी तो कौन रोकेगा उसको? फिर तो नहीं रोकेगा कि नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कम। तो ये एक आपको हमने चार्ट दिखाया कि कैसे क्लॉट होता है प्लेटलेट्स। ठीक हो गया जी। ताकि मतलब कहने का मकसद है कि चीज़ें ज़रा दिमाग में बैठ जाएं। वैसे तो ये पूरा हेमाटोलॉजी जो है ना, एक पूरा इसमें स्पेशलाइजेशन होती है लेकिन होम्योपैथ जो है ना, मज़े की बात है कि हर तरफ स्पेशलाइज है क्योंकि उसके पास ड्रग्स जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। होम्योपैथी के पास दवाइयाँ बड़ी ज़बरदस्त हैं और दवाइयों का जो मैकेनिज्म है ना वो बड़ा दुरुस्त है। दवाइयाँ वो भी ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पोटेंटाइज मेडिसिन है ना उसका रोल ही कोई बड़ा अजीब है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वो कहता है नॉर्मल हिमोस्टेसिस, ये नॉर्मल हिमोस्टेसिस है, लेकिन आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो ये कहता है कि इस तरह से इसकी टूट फूट शुरू होती है। आगे एक पिक्चर हम आपको और दिखाएंगे जिसमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ गया है जी। हाँ ये देखो जी, ये है एंटीबॉडीज, हमारी एंटीबॉडीज हैं, ये निकल के आ रही हैं। अब इन्होंने क्या किया, प्लेटलेट्स ये हैं इस पे अटैक किया, मारा इनको। कंडीशन क्या होगी, ये देखो, ये परपरा है। अब जब उसकी टांग को देखेंगे ना, ये डॉटेड 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 डॉटेड, अब ये डॉटेड डॉटेड आप देख लेंगे तो समझेंगे ये क्या है,
हाइट, ये प्लेटलेट की डेथ हो रही है और ये दिस इज द ऑटो में। समझ आ रही है जी कितना आसान काम है। अब ये पिक्चर आपको किस किस में मिलेगी, इसमें क्रोटेलस की मिलेगी, इसमें आपको मिलीफोलियम की मिलेगी, इसमें लेट्रोमेर भी आ सकती है, इसमें वो दवाइयाँ फिर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मज़ा आ गया जी ये। अब यहाँ हमने क्या करना है कि हमने वो काज पकड़ना है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और वीक है। अगर वीक ना होता तो ये डायरेक्ट स्ट्राइक करता, ये अपने सेल को ना मारता। अब चूंकि ये वीक है तो इसने शनाख्त कर दी, अपने सेल को मारना शुरू कर दिया। तो मोस्ट कॉमन कोई इन्फेक्शन की वजह से ये ट्रिगर हुआ। तो आप उस इन्फेक्शन को एड्रेस करें। फर्स्ट जैसे वैक्सीनेशन है, एक कॉमन है। वैक्सीनेशन क्या करती है, वो किसी चीज़ के खिलाफ इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। तो पहले तो आपने वैक्सीनेशन को एंटीडोट करना, फिर आप क्रोटेलस देंगे, फिर आप इमामेलस देंगे, फिर आप मिलीफोलियम देंगे, तो आपका काम होगा। जैसे डेंगू फैल गया तो डेंगू का बेस, जैसे मलेरिया का एक वो मच्छर हमेशा एक मलेरिया ही पैदा करता है, तो हम मलेरिया आप दे देते हैं, हम चाइनम सर्फ दे देते हैं, मिलीफोलियम देते हैं, क्रोटेलस देते हैं, ठीक है। तो बाज़ दवाइयाँ ऐसी हैं हमारी कि आप जैसे क्रोटेलस को पढ़ेंगे, आप मिलीफोलियम को पढ़ेंगे, आप अर्निका को पढ़ेंगे, ये आपको हीमोफीलिया में भी रिस्पांस देगी, ये आपको डेंगू में भी रिस्पांस देगी, ये ऑटोइम्यून डिजीज में भी रिस्पांस देंगी, अगर आप दवा को समझ रहे हैं। मैं दवा की छोटी छोटी पिक्चर्स आपके सामने रखूंगा और जब आप पिक्चर देखेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि यार हम तो कितनी बड़ी साइंस रखते हैं। लेकिन लॉ ऑफ सिमिलर जो अलामात के पीछे आपको उन्होंने भगाया है ना, वो बड़ा काम खराब हो गया। डिजीज की पिक्चर और ड्रग पिक्चर, आपको अब देखें ना कितनी डिजीज की पिक्चर मुख्तलिफ हो रही है। किसी में सेल साइज छोटा हो रहा है, किसी में सेल साइज, किसी सेल डिस्ट्रक्शन हो रही है, किसी में बंक कम हो रहा है। यार डिजीज पिक्चर ही हो रहा है। आप उस गोरख धंधे में लोगों को फंसा दिया है कि आप बस कोई अलामा देखिए। क्रोटेलस आपको अगर समझ आ गई तो क्रोटेलस बेशुमार फंक्शन करती है। जितने भी स्नेक पॉइजन हैं सारे न्यूरोटॉक्सिन है और हीमोटॉक्सिन है। जितने भी स्नेक पॉइजन हैं आपके पास तो 16-17 स्नेक पॉइजन है। क्रोटेलस 2 हैं, लेक्सिस आपके पास है, आपके पास वाइपरा है, आपके पास सेंचरस है, आपके पास लेपस है, बेशुमार बोथ्रोब है आपका। ये ध्यान में रखेंगे ये सारे न्यूरोटॉक्सिन्स हैं और ब्लड पे। आप 15, 16, 14 जो सांप हैं उनके, मेरा एक लेक्चर था ना पॉइजनिंग पे, कितनी डिटेल मैंने डिस्कस की। तो जो चीजें ये जानलेवा बीमारियां हैं, भाई किसी के प्लेटलेट्स मर रहे हैं, ब्लीडिंग होगी तो मर जाएगा। तो आपने कहां से सिलेक्शन करनी है कि जो जानलेवा दवाइयां हैं, जो जानलेवा अद्वियात हैं। तो एक तो ध्यान में रखें कि इस तरह की कंडीशन में हमारी जो पॉइजनिंग मेडिसिन हैं वो काम करेंगी और हमारी जो स्नेक पॉइजन है वो करेंगी, प्लांट पॉइजनिंग मेडिसिन वो काम करेंगी, मिनरल पॉइजनिंग बहुत सारी मेडिसिन है वो काम करेगी। ठीक हो गया जी, समझ आ गई है। अब इसमें ये देखें कि ये प्लेटलेट्स को पॉजिटिव फैक्टर पे हमने जाना है और फिर आप इसको क्रोटेलस देंगे, फिर आप इसको मिलीफोलियम देंगे, फिर आप इसको आर्निका दे सकते हैं। ये सारे प्लेटलेट्स मारने वाली दवाइयाँ हैं और छोटी छोटी मैं आपको और डिटेल दूंगा। तो बात आपको ये समझ आ गई, बीमारी आपको समझ आ गई। जब आप अपनी दवाइयों को समझेंगे तो इलाज आसान हो जाएगा। और ये आप इन बीमारियों को छोटी बीमारियां ना समझें, इन बीमारियों को छोटी बीमारियां। वैसे हम हमारे पास तो कैंसर हमने 2 मिनट में, 3 मिनट मैंने लगाए होंगे, 4 मिनट में उसने ल्यूकीमिया में मैंने लगाए हुए हैं। मैंने हिस्ट्री ली, दवाई लिखी, 4 पूछी, गर्मी लगती है, नमक ज़्यादा खाती है, प्याज ज़्यादा है,
और मुझे मैकेनिज्म पता था कि सेल को ये तोड़ती भी है, सेल को छोटा भी करती है, बड़ा भी करती है। तो कैंसर का इलाज निकल आया ना। इसी तरह इसका भी इलाज है ये बड़ी बिग सी, इसका इलाज ही कोई नहीं है। लेकिन हमारे होम्योपैथ डॉक्टर में प्रॉब्लम ये है, जो लेक्चर भी देते हैं, मैं अच्छी बात है देते हैं, मैं नहीं ब्लेम करता, लेकिन कोई इस तरह से समझा के, मैंने बेशुमार लोगों के लेक्चर, कोई समझा के लेक्चर नहीं दे रहा। कोई दवाई बता रहा है, कोई फिलॉसफी बता रहा है, कोई अगर दवाई बता रहा है तो फिलॉसफी नहीं बता रहा, तो फिलॉसफी बता रहा है तो दवाई नहीं बता रहा, तो डिजीज़ नहीं बता रहा, जो डिजीज़ बता रहा उसको दवाइयों को पता नहीं है। यही बात है ना, आप उठा के देखें ना। तो बात तो यह है कि आप एक कॉम्पैक्ट, एक साइंटिफिक ग्राउंड्स पे लोगों को ट्रेन करें, उनको पता हो कि एनीमिया की कितनी इकसाम है, उनकी क्या वजह है, मॉर्फोलॉजी क्या है। तो फिर आप जब अपनी दवाइयाँ पढ़ेंगे तो आपको तो बेशुमार दवाइयाँ निकलेंगी, आपकी मज़े मज़े की दवाइयाँ निकलेंगी। हम जो है ना वो देखें इस तरह से, और बहुत दफ़ा आप गलत इल्म फैला देते हैं ना, वो बड़ा नुकसान है, चाहे आप बताएं ही ना। अब इनोसेंट लोग होते हैं, अभी पढ़ के निकले हैं, उनको पता ही नहीं, वो कहते हैं अच्छा फलाना डॉक्टर जी बड़ा काबिल है, उसने ये बताया, चलो जी उस पीछे दौड़ पड़। हमने डे वन से ये कोशिश की, आज 20-25 साल हो गए इस लेक्चर्स को, हमने डे वन से ये कोशिश की कि बीमारी को समझो, दवाई को समझो, बीमारी को समझो, दवाई को समझो। इसलिए इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स मैंने आके यहाँ खड़े किए कि आपको दवाई समझाएं। अब तो अल्लाह का शुक्र है, हम खुद समझ लेते हैं, खुद आपको डिलीवर कर देते हैं। वरना ये शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम था कि मैं, सच्ची बात है, आज से 20-25 साल पहले इतनी मॉर्फोलॉजी, इतनी पैथोलॉजी, इतनी हमें नहीं पता थी। लेकिन हमने इस पर 25 साल पूरी कोशिश की, 25-30 साल को, इसको एक एक चीज़ को समझें। जब आप समझेंगे फिर आप मटीरियल, आपके पास तो है ही सर मटीरियल मेडिका यार, आपके पास तो है ही कुछ नहीं है। क्या है आपके पास? वो यार आपके पास तो किताब ही एक है, उसी किताब से रेपटरी बनी हुई है, यही बात है ना। क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है। आपने अपने मटीरियल मेडिका को कहां समझना है कि आपने एनाटॉमी समझनी है, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी समझनी है, फिजियोलॉजी समझनी है, फिर आप अपनी दवाई को समझना। आपके पास तो है कुछ नहीं। और ये तो मैं पीट रहा हूं इतने अरसे से कि यार इस हिस्से को समझो, इस हिस्से को समझो कि आप दुनिया में, आप देखें ना, ये जो टॉपिक मैंने शुरू किया हुआ है, ये दुनिया में लालाज है भाई, दुनिया में लालाज है। जो जिनकी दस्तरस है जिस सिस्टम की इस दुनिया पे, उनके पास लालाज, वो कहते हैं हमारे पास का कोई हल नहीं है। वो आपके पास तो हल है, लेकिन आपके हल को आप समझ ही नहीं रहे। हल क्या है? आपके पास मटीरियल मेडिका बहुत अच्छा बना हुआ है, आपको इस्तेमाल करना वो नहीं आ रहा। इस्तेमाल तब आएगा ना कि आप बीमारी को समझेंगे। तो ये तो लोगों को क्या जाना, बस मटीरियल पढ़ लो जी, बस ठीक है जी, काम आपका चल जाएगा। वो तो तुक्के पे तो कोई भी ठीक हो जाएगा, तो सवा से भी लोग ठीक हो जाते हैं ना, वो तो दम से भी लोग ठीक हो जाते हैं। आगे चलें जी। ये वही देखें ना, पिक्चर दोबारा उसने दिखा दी, नजर आ रही है डॉट्स। अब वो कहता है क्लिनिकली क्या होगा, बच्चों में भी वो ज़्यादा बता रहा है, और इसमें वो देखा मोस्ट ऑफन एक्यूट ऑफन फॉलो अप वायरल इन्फेक्शन। ये देखें क्लिनिकल पिक्चर ये है कि प्लेटलेट्स, पेटिक्सिया, जंजवाइटिस, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, नक्सीर आएगी, मेनोरेजिया होगा, यूट्राइन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जीआईटी ब्लीडिंग होगी, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो जाएगा, ब्रेन के अंदर हेमरेज हो जाएगा। आपके पास मरीज प्रेजेंट क्या करेगा?
आपके पास प्रेजेंट करेगा कि ये मेरे मुंह से आ रहा है, मेरी उल्टी में ब्लड आ रहा है, मेरी मसूड़ों से ब्लड निकलना शुरू हो गया, मेरा आंतों से मेरे स्टूल के रास्ते ब्लड आ रहा है, ठीक है जी, मेरा यूट्राइन ब्लड शुरू हो गया जी, मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया जी, ब्रेन से ब्लड आना शुरू, आपके पास ये केस आएगा। और आप जब उसका ब्लड सीपी करवाएंगे तो उसमें क्या होगा कि प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन होगी, ये डेफिशिएंसी होगी। तो आपने फौरन उसका इलाज करना है कि व्हाट इज द कॉजेटिव फैक्टर, कोई हेमरेज, कोई इन्फेक्शन, कोई क्या, और क्रोटेलस, मिलीफोलियम, फास्फोरस, नाइट्रम, दवाइयां आगे जाके हम समझेंगे। प्रेजेंटेशन, दिस इज द प्रेजेंटेशन। अब ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको कहा कि कहाँ भी आएगी, हीमोफीलिया में भी आएगी, ये ट्रोमा में भी आएगी, पीछे हमने देखा ट्रोमा भी कॉज हो सकता है। तो चुकन्ना होकर देखना है, फौरन जो है आपके पास मेडिसिन ऐसी हैं कि आप फौरन ब्लीडिंग रोकने की, जैसे मिलीफोलियम रोक देती है, क्रोटेलस रोक देती है, हार्निका रोक देती है, लेकिन लेक्सिस रोक देती है, इमामेलस रोक देती है। अब जीआईटी ट्रैक की तो बेशुमार दवाइयाँ ना जी, अमोनियम कार्ब रोक देती है, फास्फोरस रोक देती है, लेक्सिस रोक देती है, इमामेलस रोक देती है, बेशुमार दवाइयाँ ना उसकी। लेकिन अभी नक्सीर की आपकी फौरन आपकी मिलीफोलियम रोक देगी, जीआईटी गम्स ब्लीडिंग हो रही है तो क्रोटेलस है, फास्फोरस है, मर्क्साल है, रोक देंगी ब्लीडिंग। लेकिन प्रॉपरली एनालिसिस करना है आपने कि यार ब्लड सीपी के करा के देख लेना, इसके प्लेटलेट्स तो नहीं टूट रहे। आसान सा काम है। अब प्लेटलेट्स टूट रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं? कि डंगी से टूट रहे हैं तो डंगी का टेस्ट करा लेंगे, अदरवाइज ऑटो एंटीबॉडी का टेस्ट करा लेंगे। ठीक है जी, साइंटिफिकली ग्राउंड पे हम जाके काम करेंगे और हम मरीज से भी शुरू होंगे, आपके इल्म में भी इजाफा होगा, आपकी दस्तस मजबूत होगी, डिजीज़ पे आपकी ग्रिप बनेगी, और फिर होम्योपैथी का भी नाम होगा, फिर खुदा भी आप पे खुश होगा कि इस बंदे ने सही मेहनत से मेरे बीमार बंदे को ठीक किया, अटकल पच्चू टूणे टक्कों से नहीं ठीक किया। इंसान की जिंदगी इतनी कीमती है कि एक इंसान का अगर वो मर जाता है, मार देता है उसका, तो वो कहता है इसका मैं, मेरे पास, इसको मैं माफ़ ही नहीं करूँगा, बाकी गुनाह मैं तुम्हारे माफ़ हूँ, ये गुनाह नाकाबिल माफ़ी है। और आपको उसकी ज़िंदगी बचाने का सबब बनाया है उसने, लिहाजा आपको पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वो एक जनरली देख रहा है कॉज इन्फेक्शन है, आईटीपी के का इन्फेक्शन है, देखो ना कोई बैक्टीरिया को इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो गया, मेमोरिक्री के कोई मॉलिक्यूलर चेंजेस हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जेनेटिक्स कोई काज हो सकता है, ये देखें ना उसने साइन बनाया, ऑटोइम्यूनिटी है, ऑल्टर्ड इम्यून स्टेट है कि इसकी कोई और वजह हो सकती है। ठीक है जी, ये फिर वही चार्ट आ गया, आगे चलें जी। ये डायग्नोस्टिक है, आइसोलेट करो इसको, देखो कि क्या है, प्लेटलेट्स, फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री है, सीबीसी ब्लड पिक्चर करानी है, पेशेंट की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, किधर चला गया भाई? एंटी HIV, एंटी HCV, ये टेस्ट भी कराने हैं, क्योंकि लिवर कंप्लेन की वजह से भी प्लेटलेट्स टूटते हैं ना, जिनको लिवर सिरोसिस हो जाता है तो उनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, होते हैं, फिर थ्रोम्बोसिस होता है, फिर वेरिसिस बनती हैं। अब ब्लीडिंग तो देखे ना, एक बंदा उसकी ब्लीडिंग हुई है, तो ब्लीडिंग क्या है कि
ब्लीडिंग की वो एक मैंने बड़ा डिटेल लेक्चर किया हुआ है जो इमरजेंसी में कि जीएचडी ब्लीडिंग होती है, उसकी मैंने बहुत सारी काजेज डिस्कस की हैं, जिसमें एक काज लिवर सिरोसिस भी है, जिसकी वजह से लिवर का साइज कम हो गया और ब्लड का फ्लो पूरा नहीं जा रहा और वो बैक प्रेशर पड़ता है और फिर वो आपकी वेसिस पे प्रेशर डालता है, वो उसको खांसी करते हैं, जो कुछ करते हैं तो ब्लीड कर जाता है, जिसको वो बैंडेज करते हैं। ठीक है ना जी। तो वो कहता है एंटी HIV, एंटी HCV, H पाइलोरी। अब आपको आप जब जाएंगे ना विटामिन बी डेफिशिएंसी में, B12 डेफिशिएंसी में, तो वो स्टोमक का एक रीज़न है और वो इसको ये वजह भी हो सकती है। गट के अंदर अगर मौजूद है तो वो जो जिस केमिकल ने बनना है वो बनेगा ही नहीं। तो क्या विटामिन डी का B12 का जो है प्रोसेस ही पूरा नहीं होगा, लिहाजा प्रोसेस नहीं होगा तो ब्लड ही नहीं बनेगा। दो प्रोसेस है ना, ब्लड एक बोन मैरो में बनता है, एक विटामिन B12 की वजह से बनता है। तो वो आपने कराना है, एंटी HCV कराना है, हेपेटाइटिस B C ये दोनों करवाने हैं। ठीक है जी। ये इनिशियल एवोल्यूशन है। पेशेंट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, CBC विद BPS प्लेटलेट्स की वो उसको कराना है, H pylori। अच्छा, इंडिकेशन ऑफ द बोन मैरो बायोप्सी, रिलैप्स रिफैक्टरी टू द स्टेरॉइड बिफोर तिल्ली का जो अगर रिमूवल हो जाता है तो उसकी वजह से क्या वजह थी, इन चीज़ों को, अबनॉर्मल ब्लड समीर आपका ब्लड का वो अबनॉर्मल होता है। आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं। सिम्टम प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग भी हम पहले फिर चले गए, उसके दोबारा वो बता रहा है, फटीग है और स्किन में इजी ब्रूजिंग है। स्किन से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि वो डॉट 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 समझ गए तो क्या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। हेमाटोमा है कोई, वहाँ हेमाटोमा बन जाता है, एक गुम्बद सा बन जाता है। तो ये वो सारे, तो दिस इज द कॉजेटिव फैक्टर autoimmune after viral infection, certain medications, the secondary cause जो unknowns कोई है तो वो देख लें। डाइट जो वो कह रहा है इसमें अवॉइड करनी है, हो गया जाए जी। साइन एंड सिम्टम आर ब्लीडिंग फ्रॉम अगेन अगेन वो चीज़ें आपको, ताकि पक्का हो जाए काम क्या होता है। और ये एक और पिक्चर आपको दिखा रहा है, दिस इज द ITP, दिस इज द ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक। ये है, ये पिक्चर आपको नज़र आएगी, ये पिक्चर आपको नज़र आएगी तो फ़ौरन आप ये समझ लें कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा इसको इसलिए कहते हैं कि ये ब्लू कलर के, अब ब्लू कलर के स्पॉट आपको क्रोटेलस में मिलेंगे, ब्लू कलर के स्पॉट आपको लेक्सिस में मिलेंगे, ब्लू कलर के स्पॉट आपको आर्निका में मिलेंगे, ब्लू कलर के स्पॉट आपको उसमें मिलेंगे, मिलीफोलियम में मिलेंगे, ब्लू कलर के स्पॉट आपको नहीं क्रोटेलस में बहुत कॉमन मिलते हैं, लेक्सिस में बहुत अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड में मिलेंगे, एसिड सल्फ में मिलेंगे, आर्निका में मिलेंगे। तो ये पिक्चर इंडिकेट कर रही है, आपने ये सारी चीज़ें लिखने के बाद एक चीज़ लिखता है कि कोरिलेट विद द क्लिनिकली। तो जब डॉक्टर देखेगा कि मेरे बच्चा मेरे पास जो आया, मेरे पास मरीज़ आया, उसके स्किन पे ये डॉट्स हैं, ब्लू डॉट्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपके प्लेटलेट्स मर रहे हैं। समझ आ गई।
फ़ौरन ही जज हो गया, फ़ौरन ब्लड सीपी लिखें और इमीडिएट ट्रीटमेंट दे दें, क्रोटेलस दे दें, मिलीफोलियम दे दें, जो आपको बेहतर लगती है, लेकिन ये फौरी काम करने वाली लेक्सिस बहुत अच्छा काम करती है। जितने स्नेक पॉइजन है ये सारे हेमोटॉक्सिन है। ठीक हो गया जी। हम आगे जाके थोड़ी थोड़ी दवाइयों को डिटेल पढ़ेंगे, फिर आपको ये सारी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ और खुल के सामने आ जाएंगी कि जब आप मैच करेंगे दवाइयों को तो फिर आप, हमारी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हिमोलाइटिक एनीमिया में भी काम करती हैं, परपरा में भी काम करती हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में भी काम करती है और बाकी एनीमिया में भी काम करती हैं। नहीं जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आता है जी ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। व्हाट इज द डेफिनेशन, इसकी तारीफ क्या है? ये वही है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। आपका मुदाफ़ती निज़ाम एक्टिवेट हुआ, उसने क्या किया कि उस फॉरेन बॉडी के खिलाफ जंग की और साथ ही आपके रेड ब्लड सेल पे अटैक कर। वो कहाँ क्या था, उसने प्लेटलेट्स पे अटैक किया था। इसने क्या किया, इसने रेड ब्लड सेल मारने शुरू कर दिए। Autoimmune hemolytic anemia is a rare red blood cell disorder that occurs when the antibodies directed against a person's own red blood cell cause them to burst, leading to insufficient concentration in the blood. ये क्या करेगा, ये आपके रेड ब्लड सेल को मारेगा, आपका HP लेवल गिर जाएगा। दिस इज ए हेमोलाइटिक एनीमिया में होता भी है, लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये देखें ना, एंटीबॉडी है, ये रेड, ये जा रही है, मार है, इसको मार रहा है, ये एंटीबॉडी, ये सेल, ये देखें ना, पकड़ लिया इसको, डिस्ट्रॉय कर रहा है। आगे चलें जी। ये इम्यून सिस्टम है, ये आपके सेल्स हैं। इसमें वो कह रहा है, एक अगली स्लाइड लाएं जरा, एक अगली स्लाइड लाएं, पीछे वापस ले जाए। इसमें वो कह रहा है, ये ट्रिगर है, ये पढ़ा नहीं बजा रहा, ये ट्रिगर पॉइंट्स हैं इम्यून सिस्टम के। ऑटोइम्यून डिजीजेस, लिम्फोमा क्या करता है, और भी सोच लें, रेड ब्लड सेल को कौन मारेगा? ऑटोइम्यून डिजीजेस, लिम्फोमा। लिम्फोमा को पता है ना आपको, मेडिकेशन, इन्फेक्शन, ये सारे ब्लड सेल को मार सकते हैं। द बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज दैट टारगेट रेड ब्लड सेल, कि हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी वो क्या करती है कि वो फॉरेन बॉडी को भी मारती है और टारगेट क्या करती है, अपने रेड सेल को मारती है। आगे चलेंगे। अब इसमें होता है कि कोल्ड एंटीबॉडी एंड वार्म एंटीबॉडी। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कॉजेज इन्फेक्शन, ड्रग्स इंड्यूस। इसके आगे एक और स्लाइड देना, मैं उसको इसमें, इसके आगे एक और स्लाइड लाइन, ये टाइप्स वार्म। अब वो जो होता है ना, जो टाइप्स वार्म है, अगर टेम्परेचर 37 से अबव है, ठीक है, और टेम्परेचर 37 से कम, नॉर्मल 37 है, अगर इससे कम है तो इसको कोल्ड टेम्परेचर कहेंगे, इससे ज़्यादा वार्म होता है तो वार्म टेम्परेचर में ये ज़्यादा अटैक करेगा। बेस्ड ऑन टेम्परेचर, एंटीबॉडीज बेस्ड ऑन टेम्परेचर अटैक कैसे करता है, कि वार्म में है तो वो ज़्यादा करेगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ये वही है, आगे चलें, आगे चलें।
ये वही स्लाइड है, आगे चलते हैं। सिस्टमैटिक लूप, वार्म एंटीबॉडी, प्राइमरी सेकेंडरी, सिस्टमैटिक लूपस, एर्थोमाइटोसिस, क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, बिब्साइसिस, कोल्ड एंटीबॉडी, पोस्ट इन्फेक्शन, माइकोप्लाज्मा, ईस्टर्न बार वायरस, ये बहुत सारी वो वजूहत हैं जो कि ब्लड सेल को। अब सिस्टमिक लूप आपकी एक ऐसी दवाई है जो मजे की, देखें ना आप पढ़ेंगे तो, इरिडियम एक दवाई है हमारी, इरिडियम। अब इरिडियम को अगर पढ़ेंगे तो वो क्या करती है, एनीमिया भी पैदा करती है, और वो दवाई है इसकी SLE की भी दवाई है, वो SLE की भी दवाई है। और वो अब देखें ना कहाँ कहाँ के आपके क्रोनिक वो चीज़ें कवर करेगा। वो मैं आपको जब वो दवाइयों की पिक्चर थोड़ी थोड़ी अब दिखाऊंगा तो फिर आपको मज़ा आएगा कि ये दवाई देखो उधर भी काम कर रही है, ये दवाई इधर भी काम कर रही है। आगे चलते हैं जी। ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, वार्म, उसमें IgG कहते हैं क्रोनिक इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है कि कोई आप पे एंटीबॉडी ये क्रोनिक है, और IgM का मतलब होता है एक्यूट है जी। तो क्रोनिक में वो 70% डैमेज हो रहा है, और कोल्ड में एक्यूट में 20% हो रहा है जी। ठीक है जी, आगे जी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो कॉमन सिम्टम आर पेलनेस, आपको बंदा पीला नजर आएगा, वीक कमजोर नजर आएगा, फटीक नजर आएगा, कहता है थका हूँ। जब ब्लड क्या होता है ना कि आपकी ऑक्सीजन लेवल जब पूरा नहीं है तो आप थकते हैं, एफर्ट्स करते हैं, आप थकते हैं, जोर लगाते हैं। तो ये एनीमिक पेशेंट जो है इनकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी क्या होती है, कलर पेल होगा, थकते हैं, जल्दी काम करते हुए थक जाते हैं, बुखार इनको, कन्फ्यूजन होता है, ब्लड पे पूरा नहीं होगा तो आपकी ऑक्सीजन हर जगह पहुंच नहीं है तो क्या आपको कंफ्यूज स्टेट नजर आएगी, लेथार्डनेस आएगी, डिजीनेस आएगी, वीकनेस आएगी, इनएबिलिटी टू डू फिजिकल कुछ भी काम करने का आपको दिल। अब एक हमारी ऐसी दवाई है जो आप ये उसकी एक पिक्चर, ये बड़ी मज़े की पिक्चर है, अगर उसको आप देखें, हमारी एक दवाई है मनगैनम, वो इतना कुछ नहीं करना चाहता कि वो कहते हैं चारपाई की दौन है ना वो भी ढीली करके सोता लेटता है कि मैं उठना ही ना मुझे पड़े, और वो दफ्तर ही नहीं जाना चाहता। मैंने ऐसे बेशुमार मरीज मनगैनम से ठीक किए जो कह रहे थे कि हम दुनिया में काम करना फजूल है। सिंगल डोज दी, मेरा एक दोस्त है वहाँ ID कार्ड में डायरेक्टर थे, तो मुझे उसके बच्चे ने कहा डैडी तो बड़े अरसे से जा ही नहीं, ऑफिस में डायरेक्टर थे, जा ही नहीं रहे। लेकिन क्यों नहीं जा रहे, बस चारपाई पे लेटे हैं। लेकिन यार मेरी बात, कहते हैं क्या करना है यार दफ्तर जाके छोड़। मैंने कहा नहीं, मैं अभी कुड़ियाँ 2 भेजता हूँ तो कल मैं आपसे पूछूंगा। तो मैंने एक औरोमेड CM की डोज भेजी, एक मैंने CM की डोज भेजी। तो दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया, मैं क्या किधर है वो बाबा तुम्हारे, कहता है वो तो बाबा तो दफ्तर सुबह चले गए थे। तो दिस इज अ वीकनेस, इनएबिलिटी टू डू द, क्या दवाई तो ढूंढो ना यार, आप समझो तो दवाई तो ढूंढो। वो मैं मैनगैनम डाली हुई है इधर, वो आगे जाके मैं आपको दवाइयाँ थोड़ी थोड़ी डिस्कस करूँगा तो आपको मज़ा आएगा। तो देखें ये पिक्चर है उसकी, इसका मतलब खून की कमी है। तो एवं थे नहीं पुराने लोग जो भी बीमारी होती थी, क्या खजूर खिलाओ जी इसकी, कुकुर को जी कबूतर खिलाओ इसको, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं खरावड़े खिलाओ जी, पाए खिलाओ जी, कोई ताकत पावे, ऐसे उठे छुटे हैं। तो दिस इज वीकनेस, दिस इज द साइंटिफिक वे कि ये क्या ब्लड की डेफिशिएंसी है, और ब्लड की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से आप फटीग्ड हैं, आपको कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा, आपको बेशुमार मसाइल। आई जी समझ, आगे चलते हैं। द कॉमन सिम्टम्स आर, वो वापस आ गए, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। मेगाब्लोस्टिक एनीमिया, ये
मेगा का मतलब है कम, माइक्रो, ठीक है ना जी। आगे चलते हैं, ये वही है, ये डिफरेंट स्लाइड्स बार बार आ रही हैं लेकिन बेसिक वही है। आगे चलते हैं जी। अब आपके पास आ गया जी कॉज ऑफ मेगाब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन बी डिफिशिएंसी। इसकी स्लाइड आगे जरा लेके जाएं, आगे लेके जाएं, आगे लेके जाएं। हाँ, ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी परनिसिस एनीमिया की। आगे ये थी, हाँ, दिस इज द परनिशियस एनीमिया। Pernicious anemia is an autoimmune condition that affects your stomach. An autoimmune condition means your immune system, the body natural defense system that protect against illness and infection, attack your body healthy cell. ये क्या करता है? ये विटामिन B12 पे अटैक करेगा। यहां जो एंटीबॉडी बनी है इसने क्या काम किया है? पर्निशियस एनीमिया में क्या करेगा कि विटामिन B12 पे अटैक कर देगा। अच्छा, विटामिन अटैक योर बॉडी हेल्दी सेल, विटामिन B12 इज कंबाइंड विद द प्रोटीन कॉल्ड इंट्रेंस फैक्टर, इट इज योर इन स्टमक। ये जो इंस्टेक्ट फैक्टर है ये कहाँ होता है? ये बेकर स्टमक के अंदर होता है। द इंस्टेक्ट फैक्टर इज अ ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द पार्शियल सेल oxidant cell located at the gastric body, and the fundus insect factor play a crucial role in the transportation and absorption of the vital macronutrient vitamin B। अब ये जो है एलिमेंट जिसका नाम ये है इंस्टेक्ट, ये विटामिन बी से जब मिलेगा तो फिर प्रोसेस होगा, ये ब्लड बनाएगा, रेड ब्लड सेल। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब एच पैलोरी हो जाता है या आपको कोई जीआई टैग का और कोई प्रॉब्लम, आपको सीलिएक हो जाती है, आपको कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, आपको कोई और डिसऑर्डर हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि अगर ये जो प्रोटीन है जिसको इंस्टेक्ट फैक्टर कहते हैं ये प्रोड्यूस नहीं होती तो विटामिन डी तो यूटिलाइज ही नहीं होगा। जब वो यूटिलाइज ही नहीं होगा तो विटामिन, तो फिर क्या होगा? फिर वो ब्लड बनेगा नहीं। मैंने कहा था कि दो जगह ब्लड बनता है, बोन मैरो में जाके बनता है और एक विटामिन बी, इसको कहते हैं ब्लड डेफिशिएंसी, विटामिन बी डेफिशिएंसी, परनिशियस एनीमिया। इसमें यह क्या हुआ कि ऑटोम्यून एक्टिवेट हुआ सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने क्या किया? यहां अटैक कर दिया दोनों पे। तो इसको कहते हैं परनिशियस एनीमिया। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। ये मैकेनिज्म समझ आ गया? प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, विटामिन डी इज एब्सेंट। अब ये क्या? कुछ नहीं, ये एक ही है, बाकी खत्म। वहां रेड ब्लड सेल के डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा था, किसमें? हेमोलाइटिक एनीमिया में। यहां इसको इफेक्ट कर रहा है, B12 को इफेक्ट कर रहा है। आगे चलें। ये जो इंस्टेक्ट जो था फैक्टर था, ये कहता है कोई नहीं है। जब ये कोई नहीं है तो वो सारा प्रोसेस नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसका वो कह रहा है कि ये देखें इसकी टंग का कलर क्या होगा, इसका ये देखें क्रैक्स, डॉटेड क्रैक्स। आगे चलते हैं। इसमें क्या माइल्ड फटीग होगी, वेट लॉस होगा,
रेसिंग हार्ट बीट होगी, तेज उसकी दिल की धड़कन होगी। अब बास दफ़ा आपके पास दिल की धड़कन वाले आते हैं जी, उनको टैकाकार्डिया है, उनको ब्रैकाकार्डिया है, तो आप जहाँ दिल के चक्कर में फंसे होते हैं, तो आप कभी कम उसकी ब्लड पिक्चर तो पहले करा लेना, आपको पता चले कि मामला कहाँ है। तो ऐसे बेशुमार केसेस जो होते हैं, बेसिकली वो ब्लड डेफिशिएंसी के केसेस होते हैं, वो एनीमिया के केसेस होते हैं, वो रेफर हो जाते हैं हार्ट पेशेंट्स होते हैं। अब ये सिम्टम जो है वो आपकी इसका एक कॉज वो भी होता है कि आपका थायराइड सिस्टम भी अगर ख़राब होगा तो उसमें भी आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उसमें भी ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको भी मॉनिटर करना होता है। डिजीनेस है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेस्ट है, टिंगलिंग स्किन है, आर्म एंड लेग्स वीकनेस है। लगे जी, जब भी आप ये देखेंगे ब्लड कम होगा तो फटीग तो लाजमी होगी, ब्रेथलेस लाजमी होगी। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं आप। दिस इज द होम्योपैथिक अप्रोच। हमने आपको मैकेनिज्म तीनों चीज़ों का बताया, हमने क्लासिफिकेशन बताई कि अनीमिया में क्या क्या हो सकता है, उसमें हमने कहा कि इसकी एटियोलॉजी क्या हो सकती है, मॉर्फोलॉजी क्या हो सकती है, सेल छोटा बन सकता है, सेल बड़ा बन सकता है, पॉजिटिव फैक्टर कहते हैं, बनता नहीं है, बनता है तो डिस्ट्रक्शन होती है, पूरी एक डिटेल हमने आपको समझाई। अब ट्रीटमेंट क्या है कि आपको लिस्ट ऑफ मेडिसिन में एक दे रहा हूँ कि सोल है, एक्सरे है, कार्सिनोसन है, ट्यूबरकुलोनियम है, बेसिलिनम है, सिफ्लिनम, सिक्रीनम, एंथ्रेक्सिनम, मलेरिया, डंगी, थूजा, नक्सवमिका, टीएनटी, लेसिथिन, मनगैनम। आगे चलते हैं। वनेडियम है, नेटोम्योर है, कल्केरिया फॉस है, सियानोथस है, फेरमेट, फेरमफॉस, फेरमार्स, इरिडियम, फास्फोरस, सल्फर, मिलीफोलियम, ऑरोमेट, चाइना, चैनमसेल, मक्सॉल। बेंजोलम है, आगे चलते हैं, स्टेफिसाइगेरिया, बेंजोलिनम, प्लममेट, परसाटीला, कैडमियम सल्फ, आर्सेनिक, अल्बम, प्लाटिनम, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सेक्यूला, जिससे स्पेलिंग ठीक कर दें, सेक्यूला एसक्यू है, सेक्यूला या इसको सिला भी कहते हैं, फास्फोरिक एसिड, नेट्रम आर्स, क्रोटेलस, काली आर्स, ग्रेफाइट्स। ये बाद में ठीक कर लेना। आगे चलें जी, आर्निका, कालीफास। आगे चलें जी, एक दवाई की पिक्चर मैं आपको बताता हूँ। आपने हेमोलाइटिक एनीमिया की पिक्चर देखी थी, उसमें ड्रग पिक्चर क्या थी, उसकी डिजीज पिक्चर क्या थी, वो कहता है अब इसको मैंने ऊबहू उठा के बोरक से यहाँ लगाया है, एक कामा भी मैंने नहीं काटा, ताकि आपको समझ लगे कि हेमोलाइटिक एनीमिया क्या है, परपरा क्या है, विटामिन बी डिफिशियंसी क्या है। एक दवाई को जरा पढ़ें, आपकी एक दवाई जो है वो कितनी बारी है, टीएनटी। और मैं इसको कैंसर में यूज करता हूं, मैं इसको ब्लड डेफिशिएंसी में यूज करता हूं, मैं इसको जरकान में यूज करता हूं। हम इसको उठा के कहाँ द डिस्ट्रैक्शन एक्शन, ये कहाँ प्रूव हुई है कि जो वर्कर्स थे, ये बेसिकली म्यूनिशन है, ये जो आपका बनता है ना, नहीं म्यूनिशन बनता है जो आपका जंग में इस्तेमाल होता है, बारूद, जो आपके कारतूस हैं, जो आपके गोला बारूद, ये बेसिकली ये इससे बनता है, टीएनटी से। नहीं मतलब जो भी है ये सारा इससे बनता है। ये पहली दफा प्रूव हुआ है कि जो वर्कर वहां काम करते थे, तो वो इन्होंने इनहेल जब करते थे टेनेंटोल टैलेंस को, जब इरेज करते थे, तो उनके अंदर क्या हुआ कि उनके अंदर वो कहता है द डिस्ट्रक्टिव एक्शन द टीएनटी ऑन द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, it is responsible for the anemia and the jaundice with their secondary symptom. The hemoglobin is changed so it cannot act satisfactory as an oxygen carrier. As a result, we have breathlessness,
dizziness, headache, faint palpitation, undue fatigue, muscle cramps, and cyanosis. Also drowsiness, depression, and insomnia. Late stage of the poisoning produce toxic jaundice and aplastic anemia. The jaundice is the result of cellular distraction in the contrast to obstructive jaundice. जब आपका रेड सेल मरना शुरू हो जाएगा, जब रेड सेल आपका आरबीसी मरना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा कि वो जाके पॉइजनिंग इफेक्ट पैदा करेगा लिवर के अंदर, तो आपको बिलीरुबिन जो है उसका रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये दो काम करेगा, एक अनीमिया करेगा, इस बिल्कुल हेमोलाइटिक एनीमिया की बिल्कुल ड्रग पिक्चर है, बिल्कुल। और इसने एक तो एनीमिया में बड़ा अच्छा रोल किया, जो आपका बिलीरुबिन 15, 16, 18, 20, 30, 40 तक क्या होता है ना इसको ये, और इसमें लिखा हुआ है बाज ऑथर्स ने कि जो पॉइजनिक जॉन्डिस होता है, इसको टोटल भी कहते हैं, पॉइजनिक जॉन्डिस की ये दवाई है, ये एनीमिया की दवाई है, और स्पेशली आप देखें हेमोलिटिक एनीमिया की दवाई, ये एप्लास्टिक एनीमिया की दवाई है। ये बेसिकली रेड सेल्स को इंक्रीज करने की दवाई है, और ये ड्रग पिक्चर किसी एलोपैथिक ड्राइव नहीं पाई जाती। तो जब आप इसको गौर से पढ़ें, जब आप मेरे पिछले लेक्चर को गौर से पढ़ें, फिर आपको मजा आएगा। ठीक है जी, है ना मजे की दवाई। वो क्या कहता है, डिस्ट्रैक्शन करता है। डिस्ट्रैक्शन वो क्या कर सकता है, ये आपका रेड ब्लड सेल की भी डिस्ट्रैक्शन कर सकता है, आपकी पूरी मोटोलॉजी को चेंज कर सकता है। और फिर तिल्ली क्यों बढ़ जाएगी, जब रेड ब्लड टूटेंगे, फिर वो फिल्टर जाके जब स्प्लीन में होगा तो स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगी, फिर जॉन्डिस हो जाएगा, फिर हीमोग्लोबिन गिर जाएगा। आगे चलते हैं, एक और दवाई, इट्स एक्शन इज दैट ऑन ऑक्सीजन कैरियर। अब ये ध्यान में रखें, ऑक्सीजन कैरियर है ये। ऑक्सीजन कैरियर कौन है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है कि रेड ब्लड सेल है। तो जब आपका रेड ब्लड सेल नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं है, जब हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो दिस इज द ऑक्सीजन कैरियर। हम जब किसी का 6 है, 5 है, 4 है एचपी, तो हम फौरन उसको वेनेडियम सीएम की या 1 एम की डोज देते हैं, अगले लम्हे में उसका सांस लेता हो जाता है। और ये ऐसी दवाइयां हैं कि जो दिनों में एचपी लेवल को ऊपर ले जाती हैं, दिनों में, घंटों में। इट्स एक्शन, ये जो मैंने उठाया हुआ है, दिस इज नॉट माई सेंटेंसेज, दिस इज नॉट माई वर्ड्स, दिस इज अ वर्ड्स ऑफ एक अच्छा मटीरियल मेडिका बोरक, उससे हमने उठा के लिखी। मैं खुद से भी लिख सकता था, लेकिन मैं अथॉरिटी को कोड कर लूँ कि तो आपका यकीन जरा पक्का हो जाए, ताकि आप खुद भी जाके पढ़ें तो आपको और तसल्ली हो जाए। आप कुरान पाक पढ़ते हैं ना, उसमें रसूल पाक कुछ भी कह सकते थे, उनके मानने वालों को तो यकीन, लेकिन वो रेफरेंस कोड होता है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फलान। तो मैं आपको एक बड़ा अथॉरिटी रेफरेंस दे रहा हूं कि उसमें ये लिखा हुआ है, और मेरी प्रैक्टिस ने इसको रिप्रूव किया। अब मैं ये कहने में आग बजाना हूं कि मैंने इसको रिप्रूव किया। ठीक हो गया जी। क्या कहता है, ये बड़े मजे की लिखता है, कैटेलाइजर है। कैटेलाइजर वो होती चीजें जो हेल्प आउट करती हैं आपको। हेंस इट्स यूज इन द वेस्टिंग डिजीज, इंक्रीज अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन, आल्सो कंबाइंड इट्स ऑक्सीजन with the toxins and destroy their virulence, also increase and stimulate phagocytes. This is the, ये प्रोसेस है phagocyte, जो इसके बनने का एक अमल है, ये कहता है इसको इंक्रीज करता है। मैं दवाइयां में 8-10 पढ़ाऊंगा, लेकिन दवाइयों की लिस्ट मैंने आपको लंबी दी है, ये आपने जाके घर पढ़ लिया, आपको मजा आएगा कि ये एक एक दवाई जो है ना, करोड़ों रुपए की है।
एक कन्फर्मेशन जिसकी कोई कीमत नहीं है। और जो टॉपिक था मेरा जो टॉपिक था जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड, लेकिन ये दवाइयाँ आपको ऑल ओवर एनीमिया जो है, टोटल एनीमिया में भी हेल्प आउट करती हैं, टोटल एनीमिया में भी हेल्प करती हैं। अब आ गई प्लोमोमेट, हेमाटोसिस। ये लफ्ज़, इस पे बड़ी रिसर्च हमने की कि ये लफ्ज़ मौजूदा डिक्शनरी का नहीं है, ये ओल्ड अंग्रेजी है। इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन, जो प्रोसेस है ऑक्सीजन और ब्लड का कंबाइन करने का, ये उसका मतलब ये है, उसकी हमने थोड़ी सी ट्रांसलेशन भी की है, द ऑक्सीजनेशन ऑफ वीनस ब्लड इन द लंग्स। जब आपका वीनस ब्लड लंग में जाता है और वहाँ से फिर ऑक्सीजन लेता है, वो जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हेमाटोसिस। एक होता है हेमाटोसिस, उसका मतलब है ब्लीडिंग, लेकिन इसका मतलब ब्लीडिंग नहीं है, इसका मतलब है वो प्रोसेस। अब वो कहता है कि इट्स इंटरफेयर, ये बोरक ने इस तरह लिखा हुआ है, हेमाटोसिस इज इंटरफेयर्ड विद रैपिड रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ रेड सेल्स। कि ये दवाई जिनको लेड पॉइजनिंग हुई, उन्होंने क्या किया कि ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को इसने खराब कर दिया, ऑक्सीजन लेने ही नहीं दी। ऑक्सीजन लेने ही नहीं दी। ये लेड पॉइजनिंग है, ये प्लोमोमेट है। इसने क्या काम किया कि इसने लंग से ऑक्सीजन ही नहीं लेने दी, उस प्रोसेस को भी खराब, उसके अंदर इंटरफेरेंस कर। प्लोमोमेट कौन देता होगा एनीमिया में? हाँ, तो ये तो दवाइयाँ जो है ना, ये तो खुजाने ना, आप इनको अगर समझें तो शुगर में तो ज़रा में कसरत से हम प्लोमोमेट को यूज़ करते हैं। वो कहता है हेमाटोसिस इज इंटरफेयर विद रैपिड रिडक्शन इन नंबर ऑफ द रेड कप्सल, हेंस पेलर। फिर क्या होगा? वो पेल हो जाएगा। तो साइन सिम्टम क्या था? पेल हो जाएगा। एक्टरस, एक्टरस क्या कहता है? जॉन्डस हो जाएगा, यरकान हो जाएगा। फिर क्या होगा? अनीमिया हो जाएगा। जब इसकी प्रोसेस ही नहीं होगा, आपका हीमोग्लोबिन कंबाइन ही नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, वो कंबाइनेशन ही नहीं होगी रेड ब्लड सेल की, तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन ही नहीं पूरा बनेगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, तो दैट इज एनीमिया। कंस्ट्रक्टिव सेंसेशन इन इंटरनल ऑर्गन्स है ना प्लोमोमेट। हम प्लोमोमेट में कहाँ इसको मैं यूज़ करता हूँ, हम इसको MS में यूज़ करते हैं, हम इसको डिस्कलोरेशन ऑफ स्किन में यूज़ करते हैं, हम इसको लेकोडर्मा में यूज़ करते हैं, हम पोली न्यूरोपैथी में इसको यूज़ करते हैं, हम इसको फालज में यूज़ करते हैं, हम इसको शुगर में यूज़ करते हैं। हम इसको कहाँ यूज़, हम इसको ब्लड के लिए यूज़ करते हैं। तो कितनी बड़ी दवाई है। नेक्स्ट, लेसिथिन। Lecithin is important in the vital process of the plant and animal organism. ये लेसिथिन बनती कहाँ पे है? पहले ये बेसिकली जो आपका जर्दी है जो अंडे की, और ब्रेन के अंदर ये वहाँ से बनती है, ये उस जर्दी से बनती है, और इसके अंदर ब्रेन से बनती है। ये जो मगज लोग खाते हैं ना, उसमें भी लेसिथिन होती है। तो लेसिथिन इज इम्पोर्टेंट इन द वाइटल प्रोसेस ऑफ द प्लांट, प्लांट के अंदर भी ये प्रोसेस है, एंड द एनिमल ऑर्गेनिज्म। लेसिथिन एज ए फेवरेबल इन्फ्लुएंस अपॉन द न्यूट्रिशनल कंडीशन एंड especially upon the blood, hence its use anemia and convulsions, neurasthenia and insomnia, increase the number of red blood। लेसिथिन हम जो है जिनका आता है ना ब्लड का, कोई 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, हम 1 mg एक डोज रोज देते हैं। हम कहते हैं 15 दिन बाद टेस्ट करो तो लेवल ऊपर होता है।
इसके साथ वेनेडियम की बड़ी अच्छी दोस्ती है, इसके साथ आपकी कालीफास की बड़ी अच्छी दोस्ती है, इसके साथ आपकी सियानोथस की बड़ी अच्छी दोस्ती है। ये उनके साथ मिलकर भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। आप यूँ भी कर सकते हैं, सुबह वेनेडियम दे दें, शाम लेसिथियम दे दें, आप साथ कालीफास भी दे सकते हैं, आप सियानोथस भी दे सकते हैं। आ गया जी। इसके बाद वो कहते हैं हेमोग्लोबिन एक्सीलेंट गैलाकोटेक। ये गैलाकोटेगोग का मतलब ये है कि इट इज आल्सो नोन एट द लैक्टेशन। ये जो माँ का दूध की कमी हो जाती है, फीड पूरी नहीं बनाती, तो ये क्या करता है, ये फीड भी पूरा करती है। ये बेसिकली न्यूट्रिशनल रोल भी है इसका। मतलब जर्दी लोग खाते हैं ना अंडे की, ब्रेन भी खाते हैं ना लोग, तो ये बेसिकली न्यूट्रिशनल रोल भी इसका और मेडिकेशन रोल भी। लेसिथिन का न्यूट्रिशन कि ब्लड की, इसका मतलब है कि ये मेमोरी ग्लैंड्स पे इसका बड़ा अच्छा फंक्शन है। आगे चलते हैं। वनेडियम, अगेन एक और दवाई वनेडियम का मैंने जिक्र, इट्स एक्शन और द ऑक्सीजन कैरियर एंड द, ये पढ़ गए हम, ये दोबारा आ गई। मैंगैनम कॉजलेस एनीमिया, वो कहते हैं ना हमें वजह ही नहीं पता। वो क्या कह रहा था, इंटरनेशनल स्टडी क्या कह रही है कि हमें कॉज ही नहीं पता जी कि किस वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया हुआ है, हमें कॉज ही नहीं पता। ये कह रहा है ना पीछे, ये उसमें भी कह रहा है, परपरा में भी ये कह रहा है, जहाँ प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन, वो भी कहता है हमें कॉज नहीं पता, अननोन कॉज है। इस दवाई को मैंने हू बहु उठाया बोरक से, यूं ही लिखा है। क्या कहता है, पहली लाइन क्या लिखता है, मैंगैनम कॉज लेसनिंग, कॉज एनीमिया विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड कॉर्पस। ये इसके अंदर ये होता है कि कोई काज का पता ही नहीं है और एनीमिया है, लेकिन काज है भी है। काज का ना पता हो तब भी ये काम करेगी। और काज क्या है, जॉन्डिस है, नेफ्राइटिस, जिन लोगों के गुर्दे के मसाइल हैं, ये उनके एनीमिया को ठीक करती है। नेफ्राइटिस विद एल्बुमिनेरिया, फैटी जनरेशन ऑफ द लिवर, कितनी बड़ी दवाई है यार, गौर फरमाएं इस पे। क्या करता है, अनीमिया करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल करता है, जॉन्डिस करता है, नेफ्राइटिस करता है, एल्बुमिनेरिया करता है, प्रोटीन लाता है, फैटी जनरेशन ऑफ द लिवर करता है, पैरालिसिस एजेंट है, सेलुलाइटिस है, सब एक्यूट स्टेज ऑफ प्रोमोट्स द सुपरेशन एंड हिस्टेन रिगेनेशन, सुपरेशन भी करता है और दबाता हुआ है। ये मैंगैनम को आप जरा गौर से पढ़े, मैंने तो एक वहां से पैरा उठा के लिखा है, एक छोटा सा। मतलब कहने का ये है कि जब आप दवाई को समझेंगे, ये सारी दवाइयां अनीमिया के पेशेंट के लिए नेमतें हैं। फर्क ये है कि हम इसको खूबसूरती से, अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस करें, खूबसूरती से, अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस करें। आगे चलते हैं। एक और दवाई है, मैं आपको ये सारी दवाइयां ना एक एक लाइन में बोल सकता था मैं, लेकिन मैं कह देता कि इस मर्ज की ये दवाई है, इस मर्ज की ये दवाई है, इस मर्ज की ये दवाई है। लेकिन मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूं कि आपको पता हो कि ये दवाइयां हमारे पास हैं, हमने वो डिजीज नहीं समझी थी। दवाइयां मटीरियल मेडिका में लिखी हैं, लेकिन हमने उन डिजीजेस को समझा हुआ नहीं था। अब हम डिजीजेस को समझ रहे हैं तो ये दवाइयां हमें मजेदार लग रही हैं, मजेदार लग रही है ना।
intestinal putrefactions and septicemia. You know the what is the septicemia? कोई septicemia हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, सेप्टिक्सीमिया में बुखार हो सकता है, अनीमिया हो सकता है। अनीमिया इंक्रीज द रेड ब्लड सेल, ये इंक्रीज करता है रेड ब्लड सेल को, ये दवाई इंक्रीज करती है रेड ब्लड सेल को, इरिडियम। एपिलेप्सी, अब देखें ये एपिलेप्सी की भी दवाई। लूपस आ गया ना, लूपस एक वहां हमने एक कहा, जैसे लूपस SLE, रूमेटिज्म एंड gout, uterine tumor, spinal paralysis, exhaustion of the disease, children who are puny, weak limbed and grow too fast, and against the nephritis of the pregnancy। तो ये दवाई हम कसरत से यूज़ करते हैं एनीमिया में, इरिडियम, और मैं इसको कैंसर में भी यूज़ करता हूँ। अगेन दवाई है बेंजोनिन, इसको बेंजोलिन भी कहते हैं, बेंजोनिक भी कहते हैं। इसका एक जुमला, एक सेंटेंस, ये भी बोरोक से मैंने उठाया है, और ये सेंटेंस सब ने लिखा हुआ। मार्फी को पढ़ेंगे, आप किसी और मटीरिया मेडिका को पढ़ेंगे, ये जो चीज़ें मिली हैं आपको सब में मिलेंगी। वो कहता है इन द ह्यूमन प्रूवर्स, इंसानों में ये प्रूव हुई है, इट इज रिजल्ट एंड ए डिक्रीज ऑफ द रेड सेल। ये क्लियर कट पिक्चर है ब्लड कैंसर की, ल्यूकीमिया की। उसमें क्या होता है, द रेड डिक्रीज ऑफ द रेड सेल एंड इंक्रीज द वाइट सेल। कब? 200-300 साल पहले बंदा कह गया, और अब भी मेरा हमारे बेशुमार लोग जो है ना ल्यूकीमिया के, इस दवाई से ठीक हुए। आज भी हमने किसी एक पेशेंट को ये लिखी हुई थी, और उसके रिजल्ट जो थे इम्प्रूव थे। आगे जी, क्रोटेलस। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन मैं वाइंड अप करता हूँ, मुझे समझाना बड़ा ज़रूरी था। और आप ये दवाइयाँ पढ़ेंगे, एनीमिया का बंदा आएगा, आप दवाइयाँ आपकी टिप्स पे होंगी, दर लगाएंगे, मज़े की बात होगी, काम करेंगे, रिजल्ट आएंगे, तो क्या होगा, आपका क्लिनिक भी मशहूर होगा, सारा होम्योपैथी का भी नाम होगा। लो सेप्टिक स्टेट, जनरल डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड को ये डिसऑर्गेनाइज कर सकता है, ये डिसऑर्गेनाइज करता है ब्लड को, तय बाला कर देता है, प्लेटलेट्स गिरा देगा, रेड ब्लड सेल गिरा देगा, मतलब वो डिसऑर्गेनाइज, पूरे ब्लड पिक्चर को क्या करता है, डिसऑर्गेनाइज करता है। क्या करता है? डिसऑर्गेनाइज करता है। और क्रोटेलिन इंजेक्शन डिक्रीज, ये पहले इसके इंजेक्शन भी लगाए जाते थे, कोगुलेट ऑफ द ब्लड, ब्लड को रोकने के लिए। इट एपिलेप्सी, तो एवरेज रेट इज द फॉर ग्रेटर देन इन नॉर्मल कंडीशन। ब्लड डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब खराब कर देता है उसको, हेमरेज करता है। फॉर्म नो क्लॉट, क्लॉट नहीं उसको होने देना, क्लॉटिंग फैक्टर पे। मैं इसको हीमोफीलिया में भी यूज़ करता हूँ, मैं इसको प्लेटलेट्स को ठीक करने में भी यूज़ करता हूँ, मैं इसको यरकान में भी यूज़ करता हूँ। जो जहाँ हम TLT जहाँ यूज़ करते हैं, हम क्रोटेलस को भी यूज़ करते हैं, जहाँ बिलिरुबिन 20 है, 22 है, 30 है, 18 है, 12 है, 13 है, क्रोटेलस दिनों में ये नीचे लाता है, दिनों में नीचे लाता है। तो ये कहाँ कहाँ काम करता है, हीमोग्लोबिन पे काम करता है, प्लेटलेट्स पे काम करता है, ये जॉन्डिस पे काम करता है। और जॉन्डिस का जो मैकेनिज्म वो ये है कि जब रेड ब्लड सेल टूटेंगे तो वो क्या करेगा, वो जॉन्डिस करेगा। ये बड़ा उसके अम्पला खेलने वाली दवाई है। वो बारूद से पॉइजन है, और ये स्नेक का पॉइजन है। The condition that the blood decompose, tendency to carbuncles, malignant scarlatina, yellow fever, the plague, cholera give the opportunity to use the remedy
and morphologic disease act on the sedative sleep into the symptom more right sided action. इसका मतलब ये है कि ये जॉन्डिस भी करता है, ये जनाब आपका हिमोलाइटिक एनीमिया में भी काम आ सकती है, ये आपका तमाम जो ब्लड की डिस्कम्पोजिशन है, डिकम्पोज करता है ब्लड को, डिसऑर्गेनाइज कर देता है। ठीक है जी। इसमें ये इसकी अम्पल्ला है लेक्सिस, लेक्सिस भी यार डालना उसमें लिस्ट में, डाली थी, आगे चलें जी, लेक्सिस भी डालना उसमें, आगे चलते हैं। लेक्सिस तो बहुत सारी परपरा की मुशाबत है लेक्सिस की। आगे चल शनोथिस, ये और बड़ी, और मुझे इसने कभी ना कहा, मैं इसको कसरत से तिल्ली बढ़ने में, मैं कसरत से इसको बेशुमार कैंसर में यूज़ करता हूँ। हम इसको जो है पैंक्रियाटिक कैंसर में हम इसको यूज़ करते हैं, हम ब्लड कैंसर में इसको यूज़ करते हैं, हम स्प्लीनोमेगेली में इसको यूज़ करते हैं, हम इसको बेजगह बेतहाशा जगह पे मैं शैनोथिस को यूज़ करता हूँ। और ये वायद ऐसी रेमेडी है कि स्प्लीनोमेगेली में इससे बड़ी दवाई कोई नहीं है। इसका मतलब है अगर ये स्प्लीनोमेगेली पे करती है तो इसको रेड ब्लड सेल पे भी करती है। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल पे भी काम करती है। दिस रेमेडी सीम टू पोसेस एज ए स्पेसिफिक रिलेशन टू द स्प्लीन एगो केक ऑफ द मलेरिया के कॉम्प्लिकेशन में आएगी। एंड लेफ्ट साइडेड रेमेडी जनरली एनीमिक पेशेंट वेयर लिवर स्प्लीन आर एट द फॉल्ट, जहाँ जिगर का और स्प्लीन का फॉल्ट होगा और एनीमिया होगा, दिस इज द बेस्ट रेमेडी। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस विद द प्रोफ्यूज सेक्रेशन, मार्क ब्लड प्रेशर इन रिड्यूसिंग पावर, एक्टिव हेमोस्टेटिक हेमेटोरिली रिड्यूसिंग द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो ये क्या करती है, क्लॉटिंग फैक्टर को रिड्यूस करती है, मतलब उसको ठीक करती है। और आगे और एंड है इसका, ये है लेक्सिस। लेक्सिस भी जो है ना बड़ी मज़े की दवाई है, और लेक्सिस का भी ब्लड पे बड़ा ज़बरदस्त असर है, और हमारे क्लिनिक में कसरत से इस्तेमाल होने वाली दवाई है। ये जो ब्रूज उसने दिखाए ना, ये ब्रूज को बहुत ज़बरदस्त क्लियर करती है। और मैं ये जो ब्लू जो बर्थ मार्क होते हैं, जो बर्थ मार्क होते हैं वो ब्लू इसी तरह के होते हैं, ब्लैक और ब्लू होते हैं। मैंने 20-20 साल 30-30 साल की उम्र के जो बर्थ मार्क थे ना, उनको भी लेक्सिस से हमने ठीक किया। मतलब इस स्किन की डिस्कलरेशन पे उसका इतना अच्छा असर। हम पाइल्स की, like all snake poison, laxatives are decompose the blood, rendering in the more fluid hence the hemorrhagic tendency to mark purpura। आ गया septic state, diphtheria and other law of form of the disease when the system is thoroughly poisoned। हम कार्बंकल में कसरत से इसको यूज करते हैं, हम कैंसर में इसमें बॉयल्स में बड़ा कसरत से यूज करते हैं। वो कहता है जब पॉइजन एंड द प्रोस्ट्रेशन एंड परफॉर्म द मोडेलिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग इन द रेमेडी डिलीरियम। इसका एक बड़ा जो निशान है वो ये है कि डिस्चार्ज, जब सांप काटता है ना तो पॉइजन अंदर जाता है तो बंदा बीमार हो जाता है, जब पॉइजन बाहर निकलता है तो ठीक। डिस्चार्जेस इसकी मॉडरेशन है, और ये अपोजिट है चाइना के, ये अपोजिट है काली कार्ड के, वो भी एनीमिया की दवाएं हैं। चाइना ब्लड लॉस पे जाएगी, चाइना मलेरिया में जाएगी, वहां वो मरीज कहता है कि जब मैं ब्लड देता हूं तो मैं तकलीफ उठाता हूं, ये ब्लड देता है तो ठीक होता है। ये आपकी जो है ना उसमें भी बड़ा अच्छा काम करती है, जो पोलीसाइथीमिया में ब्लड ज़्यादा हो जाता है, जब उसको ब्लड देता है तो वो बेहतर होता है। तो दिस इज द लेक्सिस।
ब्लड देने से तकलीफ़ है तो चाइना काली कार्ब है, ब्लड अंदर आने से तकलीफ़ है तो लेकेसेस है। ठीक है जी। और नेक्स्ट, दिस इज देन आपने ये सारी मेडिसिन को मज़े से पढ़ा होगा। इन द एंड में ये करता हूँ कि आपको मैथमेटिक अप्रोच रखनी है, पहले जेनेटिक्स को